स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। अगली मरने वाली मैं नहीं हो सकती है ना। डॉक्टर शिवानी का नाम सुनते ही किरण गुस्से से कांपने लगी। उसकी आवाज विशेष रूप से तीखी हो गई। उस घटिया औरत का नाम भी मत लेना मेरे सामने। प्रीति, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, तुम्हें यहाँ रहने देना ही मेरी उदारता है। अगर तुमने उस छोटी सी घटिया चुड़ैल का नाम फिर लिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। प्रीति जानबूझकर उसे उकसा रही थी और निडर होकर 2 कदम आगे बढ़ी। मुझे मार देंगी? श्रीमती गुप्ता को इतनी जल्दी क्यों है कि वो हर किसी को मारने की बात करती हैं? आपने अब तक कितने लोगों को मारा है? आप इतनी आसानी से इतने हल्के में मारने की बात कैसे कर सकती हैं? कहीं मेरी माँ की मौत भी आपका ही किया धरा तो नहीं था? क्या आपने उन्हें मारा था? किरण अचानक खड़ी हो गई। तुम बकवास कर रही हो। उस घटिया औरत, तुम्हारी माँ की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वह बहुत गंदी थी, उसने बहुत बुरे काम किए, इसीलिए उसे मार दिया गया। मैंने उसे पहले ही हरा दिया था, वह पूरी तरह टूट चुकी थी, तो मैं उसे फिर से क्यों मारूंगी? प्रीति का लहजा सपाट था। क्योंकि आपको उनसे जलन थी। हास्यास्पद। मैं, गुप्ता परिवार की पहली बहू, उस पर जलन करूंगी जो दिन की रोशनी भी नहीं देख पाए। हा हा हा, तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन वह तो रखेल भी नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा वह चौथी हो सकती थी। जयंत के पास बहुत औरतें थीं, लेकिन अफसोस सिर्फ मैं ही जिंदा हूं। उन सभी अश्लील चुड़ैलों को उनके कर्मों का फल मिला और वे बहुत पहले मर गईं। माँ, थोड़ा शांत हो जाए। रानवी, ये डरते हुए कि उसकी माँ कहीं ज्यादा न बोल दे, तुरंत खड़ी हुई और उन्हें बाहों में लपेट लिया। इशारा किया कि वह मरे हुए लोगों का कम जिक्र करें। फिर उसने प्रीति की ओर मुंह घुमाया। तीसरी बहन, शायद तुम्हें कम बोलना चाहिए। क्या तुम संतुष्ट होने से पहले इस घर को पूरी तरह से तहस नहस करना चाहती हो? मेरी माँ, उनका मुंह पर कोई नियंत्रण नहीं है और वह बस बोल देती हैं। जब वह तुम्हें या किसी और को मारने की बात करती हैं तो वह सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रही होती हैं, यूं ही बोल देती हैं। तुम इसे गंभीरता से कैसे ले सकती हो? तुम यकीनन 3 साल की बच्ची की बुद्धि वाली तो नहीं हो? प्रीति ने अपने हाथ फैला दिए, उदासीन दिख रही थी। मैं भी तो यूं ही बोल रही थी। किसने सोचा था कि तुम्हारी माँ इतनी उत्तेजित हो जाएंगी? उन्होंने अभी अभी मुझे बिना किसी वजह के डरा दिया। उनकी बुद्धि भी 3 साल के बच्चे वाली नहीं है ना? रानवी को अपने ही शब्दों की नकल से गुस्सा आया और उसने दांत पीसकर कहा, यह इसलिए है क्योंकि तुमने मेरी माँ पर तुम्हारी माँ को मारने का झूठा आरोप लगाया। जाहिर है वह गुस्सा और उत्तेजित होंगी। अगर तुम पर झूठा आरोप लगता तो क्या तुम उदासीन रहती? मेरी माँ बहुत भोली है, इसीलिए तुम उन्हें इतनी आसानी से भड़का पाए। प्रीति ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ भोली होने से बहुत दूर है, वरना तुम्हारे पिता की सभी रखेलें और उनकी बेटियां मर क्यों गईं, सिर्फ उन्हें छोड़कर? रानवी का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। तुम्हें कैसे पता कि रखेल की बेटी मर चुकी है? तुम्हें किसने बताया? प्रीति करीब झुकी, अपना आधा चोटिल चेहरा उसकी ओर किया और फुसफुसाई, मुझे कैसे पता कि वह मर चुकी है? यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि अगली मरने वाली मैं नहीं होऊंगी, है ना? रानवी पर उसके शब्दों का गहरा असर हुआ और प्रीति के डरावने चेहरे ने उसे चीखने और सोफे पर गिर जाने पर मजबूर कर दिया। भूत बचाओ! किरण ने जल्दी से अपनी बेटी को गले लगाया, गुस्से से प्रीति को डांटते हुए कहा, तुम मेरी बेटी को क्यों डरा रही हो? अगर वह सदमे में आ गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। प्रीति ने उपहास किया, जैसे कि अगर मैं उसे नहीं डराती तो आप मुझे छोड़ देती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी डरपोक होगी। शायद यह एक दोषी अंतरात्मा है जो उसे भूतों से इतना डराती है। ये कहने के बाद उसने माँ और बेटी को नजरअंदाज किया और नौकरानी की ओर मुड़ी। मुझे भूख लगी है, क्या अभी भी खाना है? नौकरानी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से रानवी को निर्देश के लिए देखा। रानवी चिल्लाई, उसे कुछ मत दो, उसे भूखा मरने दो, वह एक भूखा भूत बन सकती है। उसकी चीखों ने गुल को ऊपर अध्ययन कक्ष से बाहर खींच लिया, जो इत्मीनान से नीचे उतरती हुई अपनी बहन से बोली, तुम फिर से घर में भूतनी की तरह क्यों चिल्ला रही हो? तुम आजकल शूटिंग क्यों नहीं कर रही हो? अपने अभिनय करियर की परवाह नहीं? क्या तुम्हें डर नहीं कि कोई और तुम्हारी जगह उभरती हुई स्टारलेट के रूप में ले लेगा? रानवी ने अपना होंठ सिकोड़ा। क्या मैंने अभी अभी एक पीरियड ड्रामा की शूटिंग खत्म नहीं की? क्या कुछ दिनों के लिए घर पर आराम करना सामान्य नहीं है? तुम फिर से मुझे क्यों ताना मार रही हो? गुल ने लाचारी से सिर हिलाया, फिर प्रीति की ओर देखा। तीसरी बहन, क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम क्या खाना चाहोगी? प्रीति ने एक पल सोचा और कहा, मुझे एक कटोरी अंडा नूडल्स चाहिए, कुछ हल्का सा। गुल ने फिर नौकरों को निर्देश दिया, जाओ तीसरी बहू के लिए अंडा नूडल्स बनाओ। भविष्य में तीसरी बहू जो भी खाना चाहे तुरंत बना देना। उन्हें भूखा मत रहने देना, समझे? नौकरों ने बार बार सिर हिलाया। जी बड़ी मालकिन, हम तुरंत तीसरी बहू के लिए नूडल्स बनाने जाते हैं। प्रीति ने गुल को देखकर मुस्कुराया। धन्यवाद बड़ी बहन इस तकलीफ के लिए। कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी बात है। रानवी इतनी गुस्से में थी कि वह सोफे से उछल पड़ी। बड़ी बहन, तुम हमेशा बाहरी लोगों की मदद क्यों करती हो, मेरी नहीं? वह बीच में ही खाना छोड़कर भाग गई थी, वह भूखे रहने की हकदार है। गुल ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं। रानवी, बखेड़ा करना बंद करो। प्रीति बाहरी नहीं है, वह अब हमारी बहन है। ये सिर्फ एक कटोरी नूडल्स है और वह यहाँ रहती है, उसे खाने की जरूरत है। मैं बखेड़ा नहीं कर रही हूँ। क्या तुमने नहीं देखा कि अभी अभी उसने जानबूझकर अपना वह बिगड़ा हुआ आधा चेहरा मेरे पास लाकर मुझे डराया? रानवी, गुल ने अपनी आवाज ऊंची की, उसके लहजे में गंभीरता थी। क्या तुम्हें नहीं पता कि उसका चेहरा कैसे जख्मी हुआ था? तुम अभी भी किसी के दुखती रग को कैसे कुरेद सकती हो?
भविष्य में अपने शब्दों के प्रति ज्यादा सावधान रहना। तुम गुप्ता परिवार की वह दूसरी बेटी हो जिससे हर कोई ईर्ष्या करता है। तुम्हारे शब्द तुम्हारी हैसियत से मेल खाने चाहिए। रानवी को फिर से डांट खाने की उम्मीद नहीं थी। उसने गुल को घूर कर देखा और फिर अचानक रो पड़ी। गुल, तुम मेरी असली बहन नहीं हो, तुम प्रीति की असली बहन हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये कहकर वह रोते हुए ऊपर भाग गई। गुल ने सिर हिलाया और प्रीति से कहा, दूसरी बहू थोड़ी जिद्दी है, बस उसकी बातों को दिल पर मत लेना। वह ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 हफ्ते घर पर रहेगी, फिर वह वापस फिल्म की शूटिंग पर चली जाएगी। तब घर में बहुत शांति हो जाएगी। जैसे ही प्रीति बोलने वाली थी, सोफे पर बैठी किरण ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ओह गुल, तुम सच में कितनी विचारशील हो, है ना? मैंने तुम्हें कभी भी अपनी सगी माँ के प्रति इतना विचारशील होते नहीं देखा। तुम्हारी बहन सिर्फ कुछ दिनों के लिए घर पर आराम कर रही है और तुम उसे इतनी जल्दी दूर भेजना चाहती हो। क्या तुम अवैध बेटी के लिए जगह बनाना चाहती हो? तुम कॉर्पोरेशन में राजनीति और साजिशें खेलने में बहुत कुशल हो, है ना? घर पर तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम सच में एक अवैध बेटी को अपनी असली बहन नहीं मानोगी, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने सिर्फ 2 बेटियों को जन्म दिया, तुम्हें और रानवी को। कोई तीसरी नहीं है। अपने दिमाग को साफ रखो। गुल शांत और संयमित रही। माँ, प्रीति भी पापा की बेटी है। इसके अलावा पापा मुझे पहले ही बता चुके हैं कि प्रीति की माँ को लगा था कि आप और पापा तलाकशुदा हैं, इससे पहले कि वह उनके साथ शामिल हुई थी, इसलिए चाहे कुछ भी हो, प्रीति निर्दोष है। कृपया उसके साथ न्याय करें। प्रीति बहुत हैरान थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जयंत अपनी बेटी से ऐसी बात स्वीकार करेंगे। अकेले गुल इतनी उदारता से उसकी निर्दोषता की घोषणा करेगी। हालांकि किरण अपनी बेटी पर लगभग गुस्से से मर गई। अपनी बेटी की नाक पर उंगली उठाते हुए उसने डांटा, तू सफेद आंखों वाली भेड़िया, तू अभी भी रखेल और उसकी बेटी के लिए क्यों बोल रही है? स्पष्ट रूप से गलत मेरे साथ हुआ है। जिसे चोट लगी है वह भी मैं हूँ। मेरा पक्ष लेने के बजाय तुम अभी भी चाहती हो कि मैं रखेल की बेटी के साथ न्याय करूं। सब कहते हैं कि तुम गुप्ता परिवार में सबसे होशियार बच्ची हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम गुप्ता परिवार में सबसे बेवकूफ हो। पूरी तरह से बेवकूफ। गुल ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं, लेकिन जल्दी से शांत हो गई, जैसे उसकी मां के श्राप उसे कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। अपना कोट पहनकर वह बाहर निकलने की ओर बढ़ी। कोई बात नहीं, घर पर काम करने के लिए बहुत शोर है, इसलिए मैं कॉर्पोरेशन जा रही हूँ। मैं आज रात वापस नहीं आऊंगी। किरण ने एक कप उठाया और उसे अपनी बेटी की पीठ पर फेंका। कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन, बस यही जानती हो। कॉर्पोरेशन तुम्हारे भाई का है, तुम्हारा नहीं। खुद को काम करके मार डालोगी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉर्पोरेशन के लिए तुम रिश्ते नाते और सही गलत की पहचान करना भूलकर पागल हो गई हो। गुल की पीठ पर आंखें नहीं थीं, इसलिए जाहिर है कि वह उस कप से बच नहीं पाई जो उस पर फेंका गया था। वह उसकी पीठ पर जोर से लगा। वह थोड़ा लड़खड़ाए और उसके खूबसूरत चेहरे पर आखिरकार गुस्से की एक झलक दिखाई दी। सिर्फ एक याद दिलाना चाहती हूँ, अब मैं वह छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे तुम डांटती और पीटती थी। इस बार मैं इसे जाने दे रही हूँ, लेकिन अगर तुमने फिर से मुझ पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे सभी बैंक कार्ड कटवा दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कॉर्पोरेशन के लिए लड़ने की भी हिम्मत की। तुम्हें क्या लगता है मैं किस बात से डरती हूँ? इसके अलावा तुम्हारे कार्ड कटवाने के मामले में मेरे पापा यकीनन मेरा समर्थन करेंगे और दादाजी भी। ये कहकर गुल बिना पीछे मुड़े चली गई। प्रीति उसे जाते हुए देखती रही। वह सदमे से थोड़ा उबर नहीं पा रही थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गुल के अपनी माँ के साथ इतने खराब रिश्ते होंगे। उसने सोचा था कि गुल गुप्ता परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, लाड़ प्यार से पाली गई है, जो चाहे वह पा सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने घर के छोटे मोटे झगड़ों पर ज्यादा ध्यान दिए बिना कॉर्पोरेशन पर नियंत्रण के लिए काम करने और लड़ने में इतनी मेहनत की। पता चला किरण का सबसे प्रिय बेटा बेटी गुल बेटे का नाम था, उसके बाद रानवी और सबसे आखिर में बड़ी बेटी गुल। यह अजीब था, गुल इतनी सक्षम और तार्किक, खूबसूरत और शालीन थी। किरण उसे नापसंद क्यों करेगी? अगर गहरी दुश्मनी न होती तो शायद खुद प्रीति को भी गुल पसंद आ जाती। इस समय एक नौकरानी अंडा नूडल्स की एक कटोरी लेकर आई, सावधानी से कहा, तीसरी बहू, आपके नूडल्स तैयार हैं। प्रीति ने उसे देखकर मुस्कुराया, धन्यवाद, लेकिन इस बार नूडल्स में कुछ और अतिरिक्त नहीं मिलाया गया है ना? नौकरानी, ये जानते हुए कि गुप्ता परिवार में अचानक आई ये तीसरी बहू हल्के में लेने लायक नहीं है, जल्दी से सिर हिलाया। नहीं नहीं, बस थोड़ी सब्जियां मिलाई गई हैं और कुछ नहीं, सच में और कुछ नहीं। प्रीति ने संतुष्टि से सिर हिलाया। ठीक है, इसे मेज पर रख दो। नौकरानी ने उसे मेज पर रखा और तेजी से पीछे हट गई। प्रीति डाइनिंग टेबल पर बैठ गई, अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और गर्मा गर्म अंडा नूडल्स का एक निवाला लिया, बड़बड़ाते हुए कहा, बुरा नहीं है। किरण ने उसे इतनी खुशी से खाते हुए देखा जैसे वह अपने ही घर में हो, आरामदायक और संतुष्ट। वह गुस्से में लगभग मेज पलटना चाहती थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की, कहीं इससे प्रीति को जाने का बहाना न मिल जाए। अगर प्रीति श्री गुप्ता के पास जाकर रोने और हंगामा करने लगती तो विला नंबर 7 हाथ से निकल सकता था। हालांकि सिर्फ इसलिए कि वह मेज नहीं पलट सकती थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह प्रीति को शांति से खाने दे। उसने द्वेषपूर्ण तरीके से कहा, प्रीति, तुम्हारे चेहरे के घाव अब तक क्यों नहीं ठीक हुए? क्या तुम बाकी की जिंदगी ऐसी ही रहोगी? तुम अपना खुद का चेहरा भी ठीक नहीं कर सकती, एक भूत की तरह भयानक दिखती हो और फिर भी दादाजी को ये कहकर धोखा देने की हिम्मत करती हो कि तुम उनके पैर को ठीक कर सकती हो। प्रीति ने सूप का एक घूंट लिया, सिर भी ऊपर नहीं उठाया और जवाब दिया, किसने कहा कि मेरा चेहरा ठीक नहीं हो सकता? किरण अचानक अवाक रह गई। तुम्हारा चेहरा ठीक हो सकता है। ये सभी निशान, ये भद्दे रंग हटाए जा सकते हैं। प्रीति ने एक ताज़ी सब्जी खाई, यूं ही बोलते हुए कहा, हाँ, असंभव। अगर यह ठीक हो सकता था तो तुम इसे क्यों नहीं करती?
यहाँ बड़ी बड़ी बातें मत करो, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो। अभी सही समय नहीं आया है। जब समय आएगा तो मेरी दादी की बनाई हुई एक छोटी सी गुप्त दवा स्वाभाविक रूप से काम कर जाएगी। अचानक प्रीति ने ऊपर देखा और किरण को देखकर मुस्कुराया। ओह, वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, तुम्हारा चेहरा भी ठीक हो सकता है। असंभव, किरण अविश्वास में चिल्ला उठी, लेकिन चिल्लाने के बाद उसने प्रीति को अनिश्चितता से देखा। उसकी आवाज में आशा का स्वर था। क्या तुम सच में मेरा चेहरा ठीक कर सकती हो? बेशक, यह मेरे लिए जरा भी मुश्किल नहीं है, प्रीति ने जवाब दिया। उत्सुकता में किरण ने जोर दिया। तो फिर मुझे ठीक कर दो, जल्दी करो। प्रीति व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। क्या तुम सपना देख रही हो? मैं तुम्हें नापसंद करती हूँ, मैं तुम्हें क्यों ठीक करूंगी? आह, तुम्हारा चेहरा अब एक मेढक जैसा दिखता है, पूरा दागदार और बदसूरत। और तुम अपनी बाकी की जिंदगी ऐसी ही रहोगी, कितनी दयनीय हो। किरण ने अनजाने में अपना चेहरा ढक लिया। उसने प्रीति को ऐसी आंखों से देखा जो मानो चाकू बरसा सकती थी, जैसे वह प्रीति की जिंदा खाल उतारना चाहती हो। पिछले कुछ दिनों से चूंकि प्रीति अचानक घर में रहने आ गई थी, वह प्रीति से निपटने के तरीकों के बारे में सोचने में व्यस्त थी और अपने चेहरे के बारे में लगभग भूल गई थी, जो जलने के एक हादसे में खराब हो गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि प्रीति जानबूझकर इस बात को उठाएगी और उसकी दुखती रग पर वार करेगी। किरण की आवाज गंभीर थी। तुम मेरे सामने सिर्फ झांसा दे रही हो। तुम मेरा चेहरा भी ठीक नहीं कर सकती। तुम अपना खुद का चेहरा भी ठीक नहीं कर सकती। तुम सिर्फ एक नीम हकीम हो। और अगर तुम सच में दादाजी का पैर ठीक कर भी देती हो तो क्या तुम्हें लगता है कि दादाजी तुम्हारे प्रति इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वह तुम्हें सच में पसंद करते हैं? वह सिर्फ इसलिए तुम्हारे प्रति अच्छे हैं क्योंकि तुम थोड़ी उपयोगी हो। एक बार जब उनका पैर ठीक हो जाएगा तो तुम्हारा कोई मूल्य नहीं रहेगा। तब तक तुम्हें गुप्ता परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। प्रीति को ऐसा लगा जैसे उसे अभी अभी कोई बड़ा रहस्य पता चला हो। ओह, ऐसा है, अगर तुमने याद न दिलाया होता तो मुझे सच में पता ही नहीं चलता। कल मैं जाकर दादाजी के पैर का इलाज फिर से करूंगी और मैं उनसे पूछूंगी कि तुमने जो कहा वह सही है या नहीं। किरण के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। अगर प्रीति सच में श्री गुप्ता के पास जाकर उनसे पूछती और उन्हें बताती कि उसने क्या कहा है, तो श्री गुप्ता उसे अपनी बहू के तौर पर और भी ज्यादा नापसंद करने लगेंगे। उसका चेहरा उदास हो गया। क्या तुम्हारे पास दिमाग भी है? अगर तुम उनसे पूछोगी भी तो क्या तुम्हें लगता है कि दादाजी तुम्हें सच बताएंगे? पूछने का कोई मतलब नहीं है, तुम पूछो ही मत। प्रीति ने अपने नूडल्स खाने के लिए सिर नीचे किया और उसे नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद किरण ने फिर से कहा, मुझे वह वीडियो दे दो जो तुमने पहले रिकॉर्ड किया था। प्रीति जानती थी कि वह उस वीडियो की मांग कर रही है जिसमें उसने उसके चेहरे पर खरोंच मारी थी। उसने सिर हिलाया। वह वीडियो तुम्हें नहीं दिया जा सकता, मुझे अभी भी उसे सबूत के तौर पर रखना है। अब तुम्हें किस सबूत की जरूरत है? तुम्हें पहले ही अपनी इच्छा मिल गई है और तुम गुप्ता परिवार की तीसरी बहू बन गई हो। मैंने तुम्हें यहाँ रहने देने की सहमति भी दे दी है। वह वीडियो अब तुम्हारे लिए बेकार है, इसे जल्दी सौंप दो। ये बेकार कैसे है? अगर तुम मुझे एक दिन गुस्सा दिलाती हो और मेरा मूड खराब होता है तो मैं इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी। फिर मैं एक कैप्शन दूंगी, सुपरस्टार रानवी की मां ने दुर्भावना से किसी को चोट पहुंचाई। बताओ, क्या ये खबर मनोरंजन जगत को हिला नहीं देगी? क्या रानवी को तुम्हारे जैसी मां की वजह से बदनामी नहीं झेलनी पड़ेगी? तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। प्रीति ने अपना कान सहलाया। तुम्हारी ये लाइन मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है? तुम हमेशा क्यों सोचती हो कि दूसरे हिम्मत नहीं करेंगे? तुम इतनी आक्रामक हो। अगर किसी ने पहले हिम्मत नहीं भी की थी तो तुम उन्हें तब तक धकेलती हो जब तक वे कर न दें। अगर तुमने मुझे बेनकाब करने की हिम्मत की तो मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं मारूंगी बल्कि तुम्हारी दादी को भी मार डालूंगी। तुम्हारी दादी इतनी बुरी हैं, तुम इतनी नालायक तो नहीं होगी कि उन्हें अपनी मौत में साथ ले जाओ, है ना? प्रीति का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया और उसने अपने नूडल्स खाना बंद कर दिया। अगर तुमने मेरी दादी के एक बाल को भी छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अगर मेरी दादी को कुछ हुआ तो अपने सबसे प्यारे बेटे और बेटी के भी जिंदा रहने की उम्मीद मत करना। मैं जो कहती हूँ वह करती हूँ। देखते हैं किसकी कमजोरियां ज्यादा हैं, तुम्हारी या मेरी, और पता लगाते हैं कि तुम्हें मौत से ज्यादा डर लगता है या मुझे। प्रीति की अचानक भयंकर नजर देखकर किरण के दिल में एक अकथनीय डर महसूस हुआ। वह सच में गंभीर लग रही थी, मजाक या झांसा नहीं दे रही थी। अगर उसकी दादी को कुछ हुआ तो ऐसा लगा जैसे वह सचमुच पागल हो जाएगी। अनजानी डर को दबाते हुए उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? मैं तो सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रही थी। क्या मैं तुम्हें एक खूनी मनोविश्लेषक लगती हूँ? तुम्हें शांतिपूर्ण जीवन नहीं जीना, लेकिन मुझे तो जीना है। उस बुढ़िया के जीने या मरने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे उस पर हाथ उठाने में आलस आता है। वह इतनी बूढ़ी है, वह कभी भी बिना जाने ही मर सकती है। प्रीति ने उपहास किया। मेरी दादी बेशक बूढ़ी हैं, लेकिन वह यकीनन तुम्हारे जैसी किसी से ज्यादा जिएंगी। बेहतर होगा कि तुम कोई गलत विचार मन में न लाओ, वरना मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम और तुम्हारे बच्चे पूरी तरह से बदनाम हो जाएं। कुछ भी बुरा करने से पहले तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए कि क्या तुम गंभीर परिणामों को सहन कर सकती हो। प्रीति किरण को काफी अच्छे से समझ चुकी थी। किरण बिगड़ी हुई, अहंकारी और आवेगी थी, हमेशा अपनी मनमर्जी से व्यवहार करती थी। इसलिए प्रीति को लगा कि किरण को पहले ही चेतावनी देना जरूरी है ताकि वह मूर्खता से उनकी दादी को नुकसान पहुंचाने से बच सके। कौन ज्यादा जीता है यह अभी भी अनिश्चित है। तुम शायद मुझसे ज्यादा न जी पाओ। तिरस्कारपूर्वक नाक सिकोड़ते हुए किरण मुड़ी और ऊपर की ओर चल दी। उसे लगा कि अगर वह प्रीति के साथ इस जगह पर और रही तो वह गुस्से से मर सकती है। वह कभी किसी इतने परेशान करने वाले इंसान से नहीं मिली थी। प्रीति अपनी मां से जरा भी क्यों नहीं मिलती थी? डॉक्टर शिवानी को धोखा देना और धमकाना इतना आसान था और धमकाए जाने पर भी वह एक शब्द नहीं बोलती थी।
लेकिन जिस बेटी को उन्होंने जन्म दिया वह पूरी तरह से विपरीत निकली। वह भले ही सौम्य और बात करने में आसान दिखती हो, लेकिन असल में वह निर्दयी थी। उसे धमकाना तो दूर की बात है, उससे धमकाया न जाना ही खुशकिस्मती थी। जैसे ही किरण सीढ़ियां चढ़ी, उसने पीछे मुड़कर प्रीति को देखा, जो बैठक में खड़ी थी। उसकी आंखें उस पर इस तरह से टिकी हुई थी जैसे वह उसकी मौत की साजिश रच रही हो। उसका दिल धड़कना भूल गया और एक पल के लिए उसे लगा कि प्रीति जयंत से डरावनी हद तक मिलती जुलती है। जब जयंत उससे तलाक लेना चाहते थे तो उसने जोरदार तरीके से मना कर दिया था और यहाँ तक कि डॉक्टर शिवानी को भी डांटने चली गई थी। जब वह घर लौटी तो जयंत ने उसे उसी तरह घूरा था। जयंत भी सार्वजनिक रूप से विनम्र और सौम्य थे, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे क्रूर और निर्दयी थे। नहीं, उसे जल्द से जल्द इस बड़े छिपे हुए खतरे प्रीति से निपटने के लिए किसी को ढूंढना होगा। उसे अपने आसपास रखना सिर्फ एक टिक टिक करते टाइम बम जैसा था। वह ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। रातों को एक आंख खुली रखती थी, क्योंकि वह कई दिनों से ठीक से नहीं सो पाई थी। प्रीति ने किरण को बेडरूम में लौटते हुए देखा और फिर धीरे से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। अंडा नूडल्स की आधी कटोरी अभी भी बची थी, लेकिन उसे आगे खाने की इच्छा नहीं रही। उसने ये जानने की कोशिश की थी कि क्या किरण का उनकी मां की मौत में कोई हाथ था, लेकिन किरण ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वह नहीं जानती थी कि किरण की लगातार मारने की बात सिर्फ शेखी थी या वह सच में सोचती थी कि इसे अंजाम देना इतना आसान है। उनकी मां से पहले जयंत की एक और प्रेमिका थी और आज किरण और रानवी की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए यह बहुत संभावना थी कि उस प्रेमिका की मौत किरण से जुड़ी थी और साथ ही उसकी अवैध बेटी की मौत भी। इतनी सारी मौतें उससे जुड़ी हुई थीं, भले ही वह सीधे हत्यारी न हो, पर वह यकीनन पूरी तरह से इसमें शामिल थी। प्रीति को लगा कि वह सच्चाई के बहुत करीब पहुंच रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि जयंत उस शाम घर पर नहीं थे, वरना वह उनसे भी जांच करने की कोशिश करती, जिससे और भी सुराग मिल सकते थे। एक और बेचैन रात के बाद प्रीति अगले दिन सुबह जल्दी उठी। नीचे नाश्ते पर किरण और रानवी पहले से कहीं ज्यादा शांत थीं। रानवी ने खाने के साथ कोई चाल नहीं चली और न ही कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, जिससे प्रीति को थोड़ा अजीब लगा। बेशक वे अचानक अच्छी नहीं बन गई थीं। ऐसी खामोशी का मतलब शायद ये था कि वे फिर से वार करने से पहले सही समय का इंतजार कर रही थीं। नाश्ता करने के बाद प्रीति जयंत के विला से निकली और श्री गुप्ता के विला की ओर बढ़ी। श्री गुप्ता पहले से काफी बेहतर दिख रहे थे। तथ्य ये था कि वह संक्षेप में खड़े हो सकते थे, जिससे उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिला। प्रीति ने हमेशा की तरह उन्हें नमस्ते किया, नाड़ी की जांच की और फिर एक्यूपंक्चर किया। उनका इलाज खत्म करने के बाद वह मेडिकल क्लिनिक के लिए जल्दी निकल गई। दादी के बाहर होने के कारण कमल परिवार के बुजुर्ग का इलाज करने की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी और उसे दूसरे मरीजों का इलाज भी संभालना पड़ा। वह पूरी सुबह व्यस्त रही, चाय की एक घूंट के लिए भी समय नहीं मिला, जिससे वह थक गई। दोपहर में आरुष उससे दोपहर के भोजन के लिए मिलने आया और उसके थके हुए चेहरे को देखकर हैरान हुआ। प्रीति, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम सुबह सुबह ही ईंटें ढोना शुरू कर दी थी? तुम पूरी तरह से थकी हुई लग रही हो। प्रीति सिर्फ एक फीकी मुस्कान दे सकी। मैं कल रात ठीक से सोई नहीं और पूरी सुबह व्यस्त रही हूँ। थोड़ी थकी हुई हूँ। मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मेरी दादी कितनी मजबूत हैं। वह सुबह जल्दी उठकर ताई ची का अभ्यास करती हैं, नाश्ता बनाती हैं, फिर दिन भर क्लिनिक में मरीजों को देखती हैं और शाम को फिर से खाना बनाने और अभ्यास करने की ऊर्जा रखती हैं। आज सुबह उनके मरीजों का इलाज संभालने से मैं लगभग बेहोश हो गई थी। शौर्य की वापसी। आरुष के चेहरे पर थोड़ी ईर्ष्या थी। आपकी दादी सच में बहुत ख्याल रखती हैं अपना। मेरी भी इच्छा है कि बुढ़ापे में मैं उनके जितनी स्वस्थ और मजबूत रहूं। वह बात कर ही रही थी कि उसने अचानक एक नकाबपोश आदमी को प्रीति के क्लिनिक के प्रवेश द्वार की ओर आते हुए देखा। इस आदमी ने प्रीति के चिकित्सा क्लिनिक का सफेद कोट पहन रखा था। नकाब से ढका हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे का जो भाग खुला था वह गड्ढों वाले निशानों से भरा था, जो देखने में काफी डरावना लग रहा था। वह एक बैसाखी के सहारे चल रहा था और उसका एक पैर थोड़ा अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, जिससे साफ पता चलता था कि उसके पैर में भी दिक्कत थी। आरुष के चेहरे पर थोड़ी हैरानी आई। प्रीति, ये कौन है? तुम्हारा नया स्टाफ? मुझे याद है कि तुम सिर्फ लड़कियों को ही काम पर रखती थी। प्रीति ने मुड़कर देखा। प्रवेश द्वार पर मरीज संख्या 517 को खड़ा पाया और समझाया, यह एक मरीज है जिसका मैंने इलाज किया था। होश में आने के बाद उसे भूलने की बीमारी एमनीजिया हो गई और वह घर नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने उसे अस्थायी रूप से अपना सहायक रख लिया है, क्लिनिक के छोटे मोटे कामों में मदद के लिए। मरीज संख्या 517 ने आरुष की ओर देखकर मुस्कुराया। नमस्ते, मेरा नाम शौर्य है। ये जानकर कि उसे भूलने की बीमारी है, आरुष को उस पर तरस आया और उसने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, नमस्ते शौर्य जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको प्रीति मिली। वह सबसे कुशल डॉक्टर है। मरीज संख्या 517 खुद को रोक नहीं पाया और प्रीति की ओर देखा। उसकी आंखों में कोमलता थी। हाँ, मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ। उनके इलाज की वजह से ही मैं जाग पाया, नहीं तो शायद मैं अभी भी अस्पताल में पड़ा होता, इस खूबसूरत दुनिया को देख नहीं पाता। प्रीति मुस्कुराई। आपका नजरिया अच्छा है। इतनी चोट लगने के बाद भी दुनिया आपको सुंदर लगती है। क्या आप किसी काम से आए थे? मरीज संख्या 517 उसे बाहर खाने के लिए आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन ये देखकर कि उसके साथ उसकी दोस्त है, उसने सिर हिलाया। नहीं, कुछ नहीं। मैं बस ये देखने आया था कि क्या आपको किसी मदद की जरूरत है। नहीं, तुम जाओ और अपना भोजन करो। ठीक है। मरीज संख्या 517 चुपचाप सहमत हो गया और जाने से पहले वह खुद को रोक नहीं पाया और एक बार आरुष को देखा। अजीब, उसे भी इस लड़की से हल्की सी परिचितता का एहसास क्यों हो रहा था? क्या वह उसे पहले जानता था? उसने अपने अतीत को याद करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन की सभी तस्वीरें धुंधली थीं। कोशिश से उसका सिर दर्द करने लगा, फिर भी वह कुछ भी विशिष्ट याद नहीं कर पाया, बस इतना कि उसकी एक छोटी बहन थी। सिर्फ छोटी बहन ही नहीं, बल्कि एक छोटा भाई भी।
उसकी कनपटियां दर्द से धड़क उठीं और उसके भाई बहन की परछाइयां इतनी तेजी से उसके दिमाग से गुजरी कि वह उन्हें पकड़ नहीं पाया। उसका दिल घुट रहा था, जैसे कुछ उसकी याददाश्त की नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वह उस बेड़ी को खोल नहीं पाया। उसका दिमाग गड़बड़ा गया। वह बैसाखी के सहारे क्लिनिक से बाहर निकला। हालांकि उसका इरादा सिर्फ ताज़ी हवा लेने का था, लेकिन किसी तरह वह खुद को एक बस में पाया और एक ऐसी जगह उतरा जहां वह कई बार आ चुका था। उसके सामने एक भव्य और प्रभावशाली कार्यालय की इमारत खड़ी थी, जिस पर शक्ति कॉर्प लिखा था। इमारत के अंदर और बाहर बहुत से लोग भाग दौड़ कर रहे थे। दृश्य समृद्धि और गतिविधि से गुलजार था। वह इमारत के सामने स्तब्ध खड़ा था। उसे ये भी नहीं पता था कि वह अचानक फिर से यहाँ क्यों आ गया। फिर भी आज इस जगह से उसकी परिचितता की भावना असाधारण रूप से मजबूत थी और बढ़ती जा रही थी। वह देर तक हिचकिचाता रहा, लेकिन आखिरकार आगे बढ़ा और इमारत में प्रवेश किया। किसी सहज ज्ञान से निर्देशित होकर वह एक लिफ्ट में घुसा और अनजाने में अपनी तर्जनी को सामने एक टच पैनल पर दबा दिया। एक तीखी डिंग के साथ फिंगरप्रिंट की पहचान सफल हुई और मंजिल स्वचालित रूप से लॉक हो गई। संकेतक लाइट जली और लिफ्ट सुचारू रूप से ऊपर चढ़ने लगी। लिफ्ट के बेदाग दर्पण जैसे स्टेनलेस स्टील के दरवाजे में उसका प्रतिबिंब दिखा। उसने अपना नकाब उतारा और अपने विकृत चेहरे को देखा, खुद से फुसफुसाते हुए, मैं कौन हूँ? मैं इस जगह से इतना परिचित क्यों हूँ? उनके पास मेरी फिंगरप्रिंट पहचान क्यों है? उसके उलझे हुए फुसफुसाहट के साथ लिफ्ट स्थिर रूप से रुकी और दरवाजे खुल गए। बैसाखी के सहारे वह लिफ्ट से बाहर निकला, अपनी अंतर्ज्ञान और अपनी प्रवृत्ति की पुकार का पालन करते हुए गलियारे के अंत की ओर बढ़ा। अचानक उसके पीछे से दो लोगों के बात करने की आवाजें आईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे देखा, आवाजें अचानक बंद हो गईं। वह मुड़कर देखने ही वाला था कि अचानक उसके सामने कार्यालय का दरवाजा खुला और 50 के दशक का एक गरिमामय और गंभीर आदमी बाहर निकला। आदमी ने भौहें चढ़ाईं, तुम कौन हो? इतना परिचित चेहरा, इतनी परिचित अधिकारपूर्ण आवाज, इतनी परिचित शक्ति की आभा। वह कौन था? जैसे ही वह बोलने वाला था, उसने पीछे खड़े लोगों में से एक को थोड़ा कांपती आवाज में बोलते सुना, बड़े भाई क्या ये तुम हो? बड़ा भाई। मरीज 517 के दिमाग में एक जबरदस्त गर्जना हुई, क्योंकि उसे परेशान करने वाला याददाश्त का अवरोध तुरंत टूट गया। पहले की धुंधली और अराजक तस्वीरें तेजी से स्पष्ट और विशिष्ट हो गईं। अंत में उसके छोटे भाई और बहन के आंकड़े सिर्फ क्षणभंगुर नहीं थे, उनके चेहरे विस्तृत विवरण में जीवंत हो उठे। एक असहनीय तेज दर्द उसके दिमाग में छा गया और उसे याद आया कि उसके सामने खड़ा प्रभावशाली आदमी कौन था। उसने मुश्किल से अपना मुंह खोला, पिताजी। बस एक शब्द कहने के बाद उसने अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और पीड़ा में वह नीचे गिर गया। बड़े भाई। आरुष दौड़कर आया, गिरते हुए आदमी को पकड़ा और जब उसने अपनी बाहों में आदमी का विकृत चेहरा देखा तो वह चकित रह गया। क्या ये वही मरीज 517 नहीं था जिसे प्रीति ने संगम अस्पताल में जगाने के लिए जानतोड़ मेहनत की थी? प्रवेश द्वार पर श्री वर्मा का पूरा शरीर कांप रहा था, उनकी आवाज भी थरथरा रही थी। आरुष, ये तुम्हारा बड़ा भाई है? तुम्हारा बड़ा भाई तो पहले ही। तभी लिफ्ट के दरवाजे फिर से खुले और योगेश दो अंगरक्षकों के साथ अंदर दौड़ा। अध्यक्ष वर्मा, हमें अभी सुरक्षा विभाग से एक रिपोर्ट मिली है। किसी ने सीईओ के निजी लिफ्ट में प्रवेश किया, फिंगरप्रिंट पहचान सक्रिय की और इस मंजिल पर पहुंच गया है। शक्ति कॉर्प में सीईओ का निजी लिफ्ट फिंगरप्रिंट संरक्षित था और केवल अध्यक्ष और सीईओ की ही पहुंच थी। आरुष के अलावा एक और सीईओ था, शौर्य। आरुष की आंखें लाल हो गईं। ये बड़े भाई हैं पिताजी, ये सचमुच बड़े भाई हैं। श्री वर्मा अंदर तक हिल गए। वह लगभग सहज वृत्ति से अपने बेटे पर झपट पड़े, उसे कसकर गले लगा लिया। शौर्य, क्या ये सचमुच तुम हो? तुम अभी भी जिंदा हो? तुम सचमुच अभी भी जिंदा हो? शौर्य, मुझसे बात करो। अपनी याददाश्त पूरी तरह से बहाल होने के साथ अतीत की हर चीज आखिरकार उन बेड़ियों को तोड़कर बाहर आ गई और शौर्य के दिमाग का दर्द कम होने लगा जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं। उसने श्री वर्मा को देखा, फिर आरुष को, और फिर मुश्किल से उसने मुस्कुराया, पिताजी। आरुष, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। अत्यधिक आश्चर्य और अवास्तविकता की भावना से अभिभूत, फिर भी चूंकि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था, श्री वर्मा ने गलती करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपने बेटे का कॉलर फाड़ दिया। एक बार जब उन्होंने अपने बेटे के कंधे पर जन्मचिन्ह देखा तो आखिरकार उनके आंसू गिर गए। शौर्य, ये सचमुच तुम हो? ये सचमुच मैं हूँ पिताजी, मैं हूँ। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं तुम्हें इस जीवन में फिर से देख पाऊंगा। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? तुम्हें ऐसा किसने बनाया? जब तुम जिंदा थे तो घर क्यों नहीं आए? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ और मैंने ये बीता साल कैसे जिया है? शौर्य ने अपने पिता के सवालों की झड़ी सुनी और जानता था कि वे कितने उत्साहित हैं। उसने अपने पिता के आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज भरी हुई थी, सब ठीक है पिताजी, मेरा बस एक छोटा सा हादसा हुआ था। मैं घर नहीं आया क्योंकि मैं अचेत अवस्था में चला गया था, फिर भूलने की बीमारी के साथ जागा। आज मैं गलती से आरुष से मिला और मुझे लगा कि वह परिचित लगती है। फिर अचानक कॉप आने का फैसला किया और पता चला मेरा आना सही था। जानबूझकर या अनजाने में उसने इन सब में प्रीति की भूमिका को छोड़ दिया। श्री वर्मा इस समय विवरणों की जांच करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने अपने बेटे को उठने में मदद की, उसे अपने कार्यालय में ले जाने का इरादा किया, तभी देखा कि न केवल उनके बेटे का चेहरा विकृत था, बल्कि उसका पैर भी विकलांग था। आरुष ने भी अपने बड़े भाई का पैर देखा। वह खुद को अपनी मुट्ठी भींचने से रोक नहीं पाया। जब उसने अपने बड़े भाई को पहले संगम अस्पताल में देखा था तो वह उसे पूरी तरह से पहचान नहीं पाया था, क्योंकि उस समय उसके बड़े भाई का चेहरा और आवाज बर्बाद हो गए थे और वह हड्डियों और त्वचा का ढांचा था पूरी तरह से बदला हुआ। कई दिनों के आराम के बाद उसके बड़े भाई ने काफी वजन बढ़ा लिया था। उसकी परछाई पीछे से पहले जैसी लग रही थी, इसीलिए उसने उसे पहचान लिया था। ये फांग लियुए थी जिसने उसके बड़े भाई को इस तरह खत्म किया।
अब जब बड़े भाई वापस आ गए हैं तो फांग लियुए को और रखने की जरूरत नहीं है, अब उसके नर्क में जाने का समय आ गया है। जैसे ही आरुष ने ये सोचा, उसने अपने बड़े भाई को सहारा दिया। अपने पिता के साथ मिलकर उन्होंने अपने बड़े भाई को उनके कार्यालय में सहारा दिया। शौर्य सोफे पर बैठा था, अपने पिता और भाई के चेहरों को प्रतिशोध की भावना से सख्त देख रहा था और खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। पिताजी, आरुष, आप दोनों ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे आप कोई गहरा प्रतिशोध लिए हुए हैं? क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? ये सबसे अच्छी बात नहीं है। श्रीमती वर्मा से मिलन। श्री वर्मा ने उसका हाथ पकड़ा, उसके चेहरे को देखा और फिर उसके पैर को। आंखें दिल के दर्द से भरी थीं। बेटा, मैं स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हूं कि तुम वापस आ गए हो, लेकिन तुमने निश्चित रूप से बहुत दुख सहा है और तुम वह जारी नहीं रख पाए। लेकिन शौर्य जानता था कि उन्हें किस बात की चिंता है। उसने मुस्कुराया और अपने पिता को दिलासा दिया, सब ठीक है, चिकित्सा विज्ञान अब इतना उन्नत है, मैं अपने चेहरे के निशानों पर प्लास्टिक सर्जरी करवा सकता हूँ, इससे वे काफी हल्के हो जाएंगे और बाद में उन्हें देखना इतना भयानक नहीं होगा। मेरे पैर का भी प्रबंधन किया जा सकता है, बस हड्डियां ठीक से नहीं बैठी थीं और असरेखित हैं। एक बार जब मेरा शरीर थोड़ा ठीक हो जाएगा तो मैं हड्डियों को बैठाने के लिए दूसरी सर्जरी करवा सकता हूँ और अच्छी तरह से ठीक होने के बाद मेरा पैर लंगड़ा नहीं रहेगा। अंत में श्री वर्मा को थोड़ा सुकून मिला। क्या तुम्हारा पैर सचमुच ठीक हो सकता है? हाँ, ये सचमुच हो सकता है, चिंता मत करो। श्री वर्मा की आंखें लाल हो गईं। अच्छा है, अगर यह ठीक हो सकता है तो बहुत बढ़िया, पिताजी तुम्हें सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढ देंगे। आरुष वहीं खड़ा था, दोनों को बात करते हुए सुन रहा था। मूल रूप से वह अपने बड़े भाई से फांग लियुए के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन अपने भाई को इतना शांत देखकर, बिना उस कार दुर्घटना का जिक्र करने के किसी इरादे के, उसने अपने शब्दों को वापस ले लिया। बस यही तथ्य कि उसका बड़ा भाई जिंदा था उसके लिए काफी था। कार दुर्घटना, हत्यारा, सब पर बाद में चर्चा की जा सकती थी। अपने भाई की वापसी के साथ उसके दिल का एक निश्चित भारी बोझ आखिरकार हल्का होने लगा। थोड़ी देर बात करने के बाद शौर्य ने कहा, पिताजी, चलो थोड़ी देर के लिए घर चलते हैं, मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, घर? वह ये जानकर बहुत खुश होंगी कि तुम जिंदा हो। 20 मिनट बाद शौर्य घर वापस पहुंच गया। जैसे ही वह बैठक में घुसा, उसने श्रीमती वर्मा को सोफे पर बैठा देखा। उनकी गोद में एक बच्चा था जो दूध की बोतल में गहरा डूबा हुआ था, जबकि श्रीमती वर्मा का चेहरा कोमल प्रेम से भरा था, स्पष्ट रूप से बच्चे को बहुत प्यार कर रही थी। शौर्य पल भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे याद आया कि कार दुर्घटना से पहले उसकी मंगेतर ने उसे बताया था कि वह पहले ही 1 महीने की गर्भवती थी। कार दुर्घटना के बाद उसने अपने भाई को भी एक संदेश भेजा था, उससे अपनी मंगेतर का अच्छी तरह से ख्याल रखने के लिए कहा था। समय का हिसाब लगाते हुए बच्चा अब तक पैदा हो जाना चाहिए था। क्या ये हो सकता है कि श्रीमती वर्मा जिस बच्चे को पकड़े हुए थी वह उसका था? श्रीमती वर्मा कदमों की आहट सुनकर ऊपर देखा। आगे आगे एक आदमी बैसाखी के सहारे लंगड़ा रहा था, उसका चेहरा विकृत था और श्री वर्मा और आरुष दोनों इस निशान भरे व्यक्ति के पीछे खड़े थे जैसे कि वह उनमें नेता हो। भौहें चढ़ाकर वह पूछने ही वाली थी कि वह कौन है जब विकृत आदमी ने बोला, माँ, मैं शौर्य हूँ। श्रीमती वर्मा पूरी तरह से जम गईं, जैसे उनका खून जमने वाला हो और उनका गला तुरंत अविश्वसनीय रूप से सूख गया। नहीं, यह असंभव है, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज, वे सब गलत हैं, तुम मेरे बेटे नहीं हो। मेरा बेटा तो? उनका बेटा पहले ही मर चुका था, लेकिन वह ये कह नहीं पाए। यह एक सच्चाई थी जिसे उन्होंने हमेशा सामना करने और स्वीकार करने से इनकार किया था। शौर्य आगे बढ़ा, अपनी बैसाखी नीचे रखी और उनके सामने एक घुटने पर बैठ गया। माँ, ये सचमुच मैं हूँ। शौर्य, मैं मरा नहीं हूँ, मैं बच गया। कार दुर्घटना में मेरा चेहरा और आवाज दोनों नष्ट हो गए थे, आपको इनकी आदत पड़ने में थोड़ा समय लग सकता है। श्रीमती वर्मा कांपने लगी और अपनी बाहों में रोते हुए पोते के लिए एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने उसे सोफे पर रखा और फिर शौर्य का कॉलर खींचकर उसके कंधे पर जन्मचिन्ह की जांच की। जन्मचिन्ह अर्धचंद्र या बेर के फूल के आकार का नहीं था जो आप फिल्मों या टीवी धारावाहिकों में देखते हैं, ये बस एक अनियमित नीलापन वाली धार थी। लेकिन इस तरह का जन्मचिन्ह जितना अधिक अनियमित होता था, उसे नकली बनाना उतना ही मुश्किल होता था। श्रीमती वर्मा ने जन्मचिन्ह को बहुत देर तक घूरा, फिर जल्दी से शौर्य का हाथ पकड़ा, उसे बार बार देखा, ये देखकर कि उसके हाथों पर एक भी खराबी नहीं थी। वास्तव में वे उनके बेटे के हाथ थे जिसे जीवन भर लाड़ किया गया था। आखिरकार उसकी पहचान के बारे में निश्चित होकर उनके आंसू अचानक बह निकले। मेरा बेटा। आरुष का सहयोग। शौर्य की आंखें लाल थीं, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराते हुए उनके आंसू पोंछे। माँ, आपका बेटा कुपुत्र रहा, इतनी देर से घर आया। क्या आपने मुझे याद किया? चिंता मत करो, अब से मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा। श्रीमती वर्मा एक भी शब्द नहीं बोल पाईं, वह अपने बेटे के कंधे पर झुक गईं और अनियंत्रित होकर रो पड़ीं। कल वह अभी भी रिश्वतखोरी के घोटाले की खबर से परेशान थीं, जो भड़क उठी थी, लेकिन वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उन्हें आज इतना विशाल आश्चर्य मिलेगा। क्या रिश्वतखोरी, क्या दलाली, क्या परेशानियां, सब चले गए। जब तक उनका बेटा वापस आ गया है, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उन्होंने क्या खो दिया है। वह बहुत देर तक रोईं, जैसे लगभग 1 साल की शिकायतों को बाहर निकाल रही हों। जब वह काफी रो चुकी तो उन्हें अचानक याद आया कि उनका बेटा अभी भी घुटने टेक रहा है। उन्होंने जल्दी से उसे ऊपर खींचा, उसे सोफे पर बैठाया और फिर उसे देखने के लिए बच्चे को लाईं। शौर्य, ये वह बेटा है जिसे आस्था ने तुम्हारे लिए जन्म दिया है। तुम्हारे पिता ने उसका नाम शौर्य रखा है, ये दर्शाने के लिए कि वह हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहा है। देखो वह कितना अच्छा बड़ा हुआ है। शौर्य ने बच्चे को लिया, उसे थोड़ी अजीब स्थिति में पकड़े हुए, और एक नए पिता का कोमल भाव उसके चेहरे पर आया। ये सचमुच मुझ जैसा दिखता है। आस्था ने एक कठिन समय सहा है, वह कहाँ है? मैंने उसे क्यों नहीं देखा? श्रीमती वर्मा ने अनजाने में आरुष की ओर देखा।
उसकी उदासीन अभिव्यक्ति देखकर उन्होंने कुछ अस्वाभाविक ढंग से कहा, खैर, आस्था की मेहनत के लिए उसे धन्यवाद देने के लिए मैंने उसे तुम्हारा विला दे दिया। वह अब वहां रहती है, घर पर नहीं। शौर्य एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही कहा, मैं यहाँ नहीं था, और वह मेरे बेटे को मेरे लिए पैदा करने को तैयार थी। वह सचमुच हमारे आभार की हकदार है। उसे विला देना उचित ही है। अपने बेटे के साथ अभी अभी फिर से मिली श्रीमती वर्मा आस्था के बारे में बात करते रहने की इच्छा नहीं रखती थी। उन्होंने अपने बेटे को ऊपर नीचे खींचा, लगातार उसे देखा और उसे अपनी पतलून का पैर ऊपर करने के लिए कहा ताकि उसके पैर पर लगे घाव का सावधानीपूर्वक निरीक्षण कर सकें। थोड़ी देर बाद उन्होंने शौर्य को गले लगाया और फिर से रोने लगी। जैसे ही वह फूट फूट कर रो रही थी, अचानक घर की देखभाल करने वाला अंदर आया और श्री वर्मा से कहा, मालिक, पुलिस यहाँ है। वे श्रीमती जी को आस्था अस्पताल रिश्वत मामले की जांच के लिए थाने ले जाना चाहते हैं, आपके आदेश। हालांकि घर की देखभाल करने वाला अपनी आवाज धीमी रख रहा था, श्रीमती वर्मा ने फिर भी उसे सुना। वह तुरंत और भी जोर से रोई, बेटा, तुम आखिरकार वापस आ गए हो, तुम्हें अपनी माँ के लिए खड़ा होना पड़ेगा। सब मुझे फंसा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने आस्था अस्पताल से बहुत सारी दलाली ली है, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं ली। ये बस आस्था का सम्मान दिखाना था, मैं निर्दोष हूँ। अब पुलिस दरवाजे पर है और तुम्हारी माँ को ले जाया जा रहा है। सोफे पर बैठा शौर्य उसके कंधे को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे आश्वासन देते हुए थपथपाया, नहीं माँ, डरो मत, कोई तुम्हें ले जाने वाला नहीं है। अपनी माँ को दिलासा देने के बाद वह अपने पिता की ओर मुड़ा, पिताजी, क्या हो रहा है? पुलिस हमारे घर क्यों आई है? यह जरूर एक गलती होगी, है ना? माँ आस्था अस्पताल से रिश्वत कैसे ले सकती हैं? अगर उन्हें इस तरह से ले जाया जाता है तो वह फिर कभी अपना चेहरा कैसे दिखा पाएंगी? श्री वर्मा ने अपनी पत्नी को देखा जो ऐसे रो रही थी जैसे उसकी जान पर बनाई हो, और अंततः उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे की गरिमा का ध्यान रखा। सब ठीक है, यह मामला सुलझ जाएगा, तुम्हारी माँ को नहीं ले जाया जाएगा, उन्होंने ये कहा और अपना सिर अपने छोटे बेटे की ओर मोड़ा। आरुष, जाओ, देखो तुम क्या कर सकते हो, चाहे पैसा खर्च करना पड़े या प्रभाव का इस्तेमाल करना पड़े, बस इसे अपने हिसाब से संभाल लो। इस घटना के प्रभाव को कम करने की जरूरत है, तुम्हारी माँ और कॉप दोनों को स्वच्छ होकर बाहर आना होगा, समझते हो? आरुष ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने बड़े भाई को देखा जो श्रीमती वर्मा को कसकर पकड़े हुए था और उन्हें दिलासा दे रहा था, फिर चुपचाप मुड़ा और बाहर चला गया। वह श्रीमती वर्मा की मदद करने की इच्छा नहीं रखता था, लेकिन चूंकि उसका बड़ा भाई आज ही घर आया था, इसलिए उसे श्रीमती वर्मा के साथ मिलन करने देना चाहिए। ये निर्दय होगा कि वह घर लौटे और केवल अपनी माँ को पुलिस द्वारा जांच के लिए ले जाते हुए देखे। इसलिए वह श्रीमती वर्मा के स्थान पर पुलिस की कार के पीछे पीछे पुलिस स्टेशन गया। आरुष की भेंट। पुलिस की कार आगे बढ़ी, आरुष की कार में सहायक पीछे पीछे चल रहा था। उसने गंभीर रूप से अपनी भौहें चढ़ाईं। अध्यक्ष आरुष, श्रीमती वर्मा ने अपराध किया है, तो आप जांच के लिए पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हैं? अगर अनभिज्ञ जनता ने ये देखा तो वे सोच सकते हैं कि आपने कुछ गलत किया है। आरुष की आवाज शांत और उदासीन थी। मेरा भाई वापस आ गया है, वह जिंदा है, और यह किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह नहीं चाहता कि श्रीमती वर्मा को ले जाया जाए, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे ये यात्रा करनी होगी। सहायक खुद को आहें भरने से रोक नहीं पाया। आप अभी भी वरिष्ठ अध्यक्ष शौर्य को खुद से आगे क्यों रखते हैं? कल रात जब आप लौटे तो आपने कहा था कि आप ड्रामा देखना चाहते हैं, और अब आप न केवल शो का आनंद नहीं ले सकते बल्कि आप खुद को भी इसमें घसीट रहे हैं। अपने भाई की वापसी से आरुष ने अपने दिल से एक भारी बोझ हटा हुआ महसूस किया, और वह सामान्य से कहीं बेहतर मूड में था। मैं इतनी आसानी से इसमें कैसे घसीटा जा सकता हूँ? क्या तुमने खुद नहीं कहा? ये श्रीमती वर्मा थी जिन्होंने मुसीबत खड़ी की, मैंने नहीं। मैं सिर्फ पुलिस जांच में सहयोग कर रहा हूँ, मुख्य रूप से कॉप पर इस घटना के प्रभाव को कम करने के लिए। ये पूरी तरह से श्रीमती वर्मा के लिए नहीं है। सहायक की भौहें और गहरी हो गईं। लेकिन अध्यक्ष आरुष, अब जब वरिष्ठ अध्यक्ष शौर्य वापस आ गए हैं तो मुझे डर है कि आप सीईओ बने रहने में सक्षम नहीं होंगे, है ना? क्या आपको पद वरिष्ठ अध्यक्ष शौर्य को वापस नहीं देना होगा? आरुष ने उसे एक नजर दी, उदासीन होकर कहा, मैं स्पष्ट रूप से तुम्हारे प्रति बहुत दयालु रहा हूँ, तुम्हें ऐसी बातें कहने की भी अनुमति दे रहा हूँ। मुझे बस आपकी चिंता है। आपने कॉप के भीतर के कैंसर को मिटाने में इतना समय और प्रयास खर्च किया है, जिसे आपने लगभग पूरी तरह से साफ कर दिया है, और ये लाभ काटने का समय होना चाहिए था। अब जब वरिष्ठ अध्यक्ष शौर्य वापस आ गए हैं तो क्या आपके सभी प्रयास व्यर्थ नहीं चले जाएंगे? आपको अपने श्रम का फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। बकवास, अगर मेरा भाई कॉप को संभालता है तो मेरे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। इससे भविष्य में उसके लिए चीजों को चलाना बहुत आसान हो जाएगा। इसे मेरी तरफ से घर वापसी का उपहार समझो। सहायक, ये देखकर कि उसे व्यक्तिगत लाभ या हानि की बिल्कुल परवाह नहीं थी। आखिरकार अपनी भौहों को ढीला किया। आप वास्तव में दूसरों से अलग हैं। जबकि अधिकांश लोग पूर्ण शक्ति और सभी लाभों की लालसा रखेंगे, आप दूसरी ओर बिना किसी चीज की चाहत के अथक रूप से काम कर रहे हैं। बाद में अध्यक्ष एक बार फिर सोचेंगे कि कॉप अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, ये वरिष्ठ अध्यक्ष शौर्य की वजह से है, और वह आपकी आलोचना करेंगे कि आप उनके जितने अच्छे नहीं हैं। मेरा भाई वास्तव में कॉप चलाने में अच्छा है। वह रिश्तों को अच्छी तरह से संभालता है और समझदार है। मैं इन चीजों से निपटने में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए अध्यक्ष की आलोचना करना पूरी तरह से गलत नहीं है। वह गलत कैसे नहीं हो सकते? अध्यक्ष को नहीं पता कि वरिष्ठ अध्यक्ष शौर्य पहले कॉप को अच्छी तरह से चलाने में सक्षम क्यों थे? ये सब इसलिए था क्योंकि आप अंधेरे में उनकी मदद कर रहे थे। आपके बिना कॉप को गुप्ता परिवार के लोगों ने बहुत पहले ही खोखला कर दिया होता। गुप्ता परिवार के लोगों का जिक्र आते ही आरुष का चेहरा बहुत ठंडा हो गया। इन वर्षों में गुप्ता परिवार ने कॉप में गंभीर रूप से घुसपैठ की थी, सभी अत्यधिक लाभदायक परियोजनाओं पर एकाधिकार जमा लिया था, और उन्होंने उन परियोजनाओं का भी कबाड़ा कर दिया था। हाल के वर्षों में कॉप की प्रतिष्ठा में गिरावट आई थी, जिसे गुप्ता परिवार से अलग नहीं किया जा सकता था।
कार्यभार संभालने के बाद उसने गुप्ता परिवार के साथ व्यावसायिक संबंध तोड़ना शुरू कर दिया और केवल अभी वह उनके द्वारा खोदे गए घाटे को कवर करने में कामयाब रहा था। मेरा भाई बहुत दयालु है और यह आमतौर पर एक अच्छी बात है, लेकिन मुझे चिंता है कि गुप्ता परिवार को उसकी वापसी के बारे में पता चलने पर वे फिर से उसकी दयालुता का फायदा उठा सकते हैं और कॉप की परियोजनाओं को छीन सकते हैं। सहायक खुद को चिंतित महसूस करने से रोक नहीं पाया। तो हम क्या करें? क्या आपको अभी भी गुप्ता परिवार पर नजर रखनी होगी? आरुष ने खिड़की से दूर होते हुए दृश्यों को देखा, उदासीन होकर सिर हिलाया। अब उन पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। कॉप में अल्पावधि में कोई समस्या नहीं होगी। मैं अन्यत्र अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा हूँ। जैसे ही वे बात कर रहे थे, सहायक ने पहले ही कार को पुलिस स्टेशन के आंगन में चला दिया था। फिर उसने जल्दी से कहा, अध्यक्ष आरुष, देखिए, ये छोटी भाभी हैं। आरुष ने सहायक से पहले ही प्रीति को देख लिया था। सहायक कार को पूरी तरह से रोक पाता इससे पहले ही वह बाहर निकल गया था और तेजी से प्रीति की ओर चला गया, जो अभी अभी पुलिस स्टेशन से बाहर आई थी, और कार में चढ़ने से पहले उसे रोक दिया। अगला कदम, क्या आप चाहेंगे कि मैं कहानी के अगले हिस्से को इसी प्रवाह और भारतीय नामों के साथ जारी रखूं? प्रीति ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, आकाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सवाल पूछने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ, क्या तुम श्रीमती वर्मा की रिश्वतखोरी की समस्या सुझाने आए हो? मैं सिर्फ पुलिस स्टेशन में उनकी तरफ से पूछताछ के लिए आया हूँ। तुम यहाँ क्यों हो? क्या ये नैना के मामले की वजह से है? क्या उसने बताया कि इसके पीछे कौन था? क्या वह आस्था थी? आकाश ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बचकर निकल गई। श्रीमती वर्मा खुद जांच का सामना क्यों नहीं कर रही? तुम्हें क्यों भेजा? मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनके और आस्था के हाथों धोखा खाने के बाद भी तुम उनके प्रति इतने आज्ञाकारी हो। तुम सचमुच उनके लायक बेटे हो। प्रीति के होठों पर एक हल्की, उपहास भरी मुस्कान आई। तुम्हारे बीच में आने से वह इस संकट से आसानी से निकल जाएंगी, है ना? मुझे लगा था कि वह जेल जाएंगी, लेकिन लगता है मैं ज्यादा सोच रही थी। नैना और आस्था से जुड़े मामलों के बारे में उसका आकाश को बताने का कोई इरादा नहीं था। अगर आकाश आज श्रीमती वर्मा की मदद कर सकता है, तो वह कल आस्था की भी मदद कर सकता है। प्रीति को नाराज देखकर आकाश आह भरे बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि प्रीति को श्रीमती वर्मा से काफी शिकायत थी, और क्या वह खुद भी ऐसा महसूस नहीं करता था? लेकिन वह अपने बड़े भाई को निराश नहीं करना चाहता था। उसके भाई को प्रीति ने ही ठीक किया था। अब जब उसके भाई की याददाश्त वापस आ गई है, शायद उसे अभी तक पता नहीं होगा। प्रीति, एक बात के लिए मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना है। अभी मत जाओ, मैं पुलिस से निपटने के बाद तुमसे मिलने आता हूँ, उसने कहा। लेकिन प्रीति पहले ही अपनी कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ चुकी थी। प्रीति के क्लिनिक में एक आपातकाल है, मुझे तुरंत वापस जाना है। श्री वर्मा का आभार किसी और समय देखेंगे। ये कहकर उसने कार स्टार्ट की और तेजी से निकल गई। प्रीति सिर्फ आकाश पर गुस्सा नहीं निकाल रही थी, उसे सच में प्रीति के क्लिनिक वापस जाना था, क्योंकि उसकी चचेरी बहन वान्या ने उसे बताया था कि मरीज 517 दोपहर को बाहर जाने के बाद से वापस नहीं लौटा था, और अब वह लापता था। मरीज 517 को अपनी पिछली जिंदगी की कोई याद नहीं थी और वह एक पहचानहीन व्यक्ति था। इसके अलावा उसका पैर अभी भी ठीक हो रहा था, और बाहर वह कितना असहाय और खोया हुआ महसूस कर रहा होगा। प्रीति के क्लिनिक का रास्ता भी नहीं खोज पा रहा होगा। प्रीति बहुत चिंतित थी, और अपनी पिछली कार दुर्घटना के बाद उसने इतनी तेजी से गाड़ी नहीं चलाई थी। मरीज 517 को वह अस्पताल से बाहर लाई थी, और अब जब वह लापता था तो उसे बहुत अपराधबोध और चिंता महसूस हो रही थी। प्रीति के क्लिनिक लौटने पर वान्या उससे मिलने आई। उसके चेहरे पर अपराधबोध था। प्रीति, मुझे माफ करना, मैंने शौर्य का ठीक से ध्यान नहीं रखा। वह दोपहर के खाने के लिए बाहर गया था और मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। इस तरह वह खो नहीं जाता। ये तुम्हारी गलती नहीं है वान्या, देखा जाए तो यह मेरी जिम्मेदारी है। क्या तुमने मॉनिटर चेक किए हैं? क्या तुमने 517 को फोन किया? मैंने मॉनिटर चेक किए हैं। वह बस प्रीति के क्लिनिक से खुद ही बाहर निकला था। मुझे नहीं पता वह कहाँ गया। मैंने आसपास के सभी ढाबों से भी पूछा है, वे कहते हैं कि उन्होंने उसे नहीं देखा। मैंने फोन करने की भी कोशिश की है, लेकिन वह पहुंच से बाहर है। शायद उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है। अपनी चचेरी बहन को भी चिंता से पसीने में तर देखकर, और यह ध्यान में रखते हुए कि शाम के 4 बज चुके थे, जो कि उसके काम खत्म करने का समय था, उसने सोचा कि अगर उसकी चचेरी बहन विवेक के लिए खाना बनाने जल्दी घर नहीं गई, तो वह निश्चित रूप से उसे झगड़ा करेगा। और भविष्य में वह उसके बाहर निकलने पर और भी ज्यादा पाबंदियां लगाएगा। उसने अपने मन को स्थिर करने की कोशिश की और अपनी चचेरी बहन के माथे का पसीना पोंछा। कोई बात नहीं वान्या, मैं 517 की स्थिति को संभाल लूंगी। चूंकि उसे पैर में दिक्कत है, वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तुम बच्चों के साथ पहले घर जाओ। वान्या मरीज 517 की याददाश्त जाने के बारे में जानती थी, और यह भी जानती थी कि उसकी चचेरी बहन ने इस कोमा से उठे व्यक्ति को जगाने में बहुत प्रयास किया था। वह जाना नहीं चाहती थी। नहीं, मैं तुम्हें यह अकेले नहीं करने दे सकती। हमें साथ मिलकर उसे ढूंढना चाहिए। एक और व्यक्ति का मतलब है ज्यादा मदद। तुम्हें उसे अकेले ढूंढने में कितना समय लगेगा? अगर हम सच में नहीं संभाल पाते तो हम पुलिस से संपर्क करेंगे। चारों ओर इतनी निगरानी है, उन्हें उसे ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। प्रीति अभी भी अपनी चचेरी बहन को घर जाने पर जोर दे रही थी। वान्या, तुम्हें बच्चों की देखभाल करनी है। अगर तुम मेरे साथ लोगों को ढूंढने बाहर जाती हो तो बच्चों का क्या होगा? बच्चे पहले प्रीति के क्लिनिक में रह सकते हैं, नर्सों को उनकी देखभाल करने दो। नहीं, नर्स शायद बच्चों पर ठीक से नजर न रख पाएं। 517 को ढूंढते समय हम बच्चों को न खो दें, यह ज्यादा नुकसान होगा। तुम्हारा काम अब खत्म हो गया है, चिंता मत करो। भले ही 517 को स्मृतिलोप है, उसकी कार्य करने की क्षमता सामान्य व्यक्ति से ज्यादा अलग नहीं है, वह मुसीबत में नहीं होगा।
वान्या ने इस बारे में सोचा और सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, शौर्य मूर्ख नहीं है। उसका वापस न आने का मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि उसके पैर में दर्द हो रहा है और वह चल नहीं पा रहा। उसका पैर सच में इस समय ज्यादा नहीं चल सकता। प्रीति को भी लगा कि यह ज्यादा संभावित कारण है, इसलिए उसकी चचेरी बहन के काम खत्म होने के बाद वह तुरंत आसपास लोगों को ढूंढने गई। बेशक वह बिना किसी लक्ष्य के नहीं खोज रही थी। उसने सबसे पहले उन निगरानी कैमरों की तलाश की जिन्होंने 517 की झलक पकड़ी हो। दुर्भाग्य से इस सड़क पर कई निगरानी कैमरे पुराने होने के कारण खराब थे, जिससे 517 को पकड़ने वाला फुटेज सीमित हो गया। 2 घंटे से ज्यादा समय बाद आकाश पूरी तरह से गहरा हो चुका था और प्रीति के हाथ कुछ नहीं लगा था। वह सड़क पर अकेली खड़ी थी, पहली बार एक अकथनीय लाचारी महसूस कर रही थी। आखिर 517 कहाँ चला गया? उसे कहीं क्यों नहीं मिल रहा था? उसका व्यापार तो नहीं हो गया होगा, है ना? हाल ही में ऐसी खबरें बहुत आई थीं। प्रीति घबरा गई। उसके पास अपना मोबाइल फोन निकालकर आपातकालीन नंबर डायल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन ऑपरेटर ने उसे बताया कि पुलिस 24 घंटे तक लापता हुए व्यक्ति के लिए मामला नहीं खोलेगी या अधिकारियों को नहीं भेजेगी और उसे 24 घंटे बाद फिर से कॉल करने को कहा। प्रीति ने फोन काट दिया, निराश होकर। उसने कुछ अभी भी चल रहे निगरानी कैमरों की ओर देखा, फिर अपनी पलकें नीचे की और प्रीति के क्लिनिक की ओर भागी। अगर उसे आसपास की निगरानी में 517 नहीं मिला तो वह खोज को और बढ़ाएगी। लेकिन एक एक करके हर कैमरे की जांच करना बहुत धीमा था। उसने खुद फुटेज प्राप्त करने के लिए सीधे निगरानी प्रणालियों को हैक करने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही वह प्रीति के क्लिनिक के प्रवेश द्वार पर पहुंची, उसने कुछ ही दूरी पर एक परिचित आकृति को खड़ा देखा। वह व्यक्ति पतला और लंबा था। उसने काले रंग का ऊनी कोट पहना हुआ था जो उसने उसके लिए खरीदा था। एक छड़ी का उपयोग कर रहा था। उसके चेहरे पर निशान थे। ये 517 के अलावा और कौन हो सकता था? प्रीति लगभग दौड़ते हुए उसकी ओर भागी। जब वह उसके पास पहुंची तो उसने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। 517, तुम कहाँ भाग गए थे? मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। तुमने मुझे डरा दिया। मैं तुम्हें पूरी दोपहर से ढूंढ रही हूँ। शौर्य ने उसे नीचे देखा। वह उसकी कलाई को कसकर पकड़े हुए थी, जैसे कि उसे डर हो कि वह फिर से खो जाएगा। उसकी घबराहट उसकी मजबूत पकड़ से स्पष्ट थी। उसकी साफ और सुंदर आंखें बहुत लाल हो गई थीं और उनमें आंसू भी घूम रहे थे। उसका चिकना और भरा हुआ माथा पसीने की महीन बूंदों से ढका था। वह स्पष्ट रूप से उसे ढूंढते हुए भागती रही थी और काफी थक गई थी। उसके आमतौर पर मुलायम और चिकने बाल अब पूरी तरह से बिखरे हुए थे। कुछ उसके गालों से चिपके हुए थे, कुछ यहाँ तक कि ठंडी रात की हवा से उसके मुंह में उड़ गए थे, लेकिन वह इन सबसे बेखबर थी। वह बस उसे ऊपर देख रही थी। उसकी नज़र में गुस्सा और तत्काल का मिश्रण था। शौर्य का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने उसे गले लगाने की इच्छा को दबाने की कोशिश की। एक कोमल आवाज में उसके होठों के पास के बालों को हटाया। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें चिंतित किया। मुझे तुम्हें यह बताने के लिए कॉल करना चाहिए था कि मैं सुरक्षित हूँ। इस समय प्रीति की भावनाएं इतनी उथल पुथल में थी कि उसने उसके इस कार्य पर शायद ही ध्यान दिया हो। अगर वह एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति होता तो वह उसे जरूर लात मारती, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक मरीज था, और सिर्फ कोई मरीज नहीं बल्कि एक विकलांग पैर, एक विरूपित चेहरा और स्मृतिलोप वाला। उसे लात मारना कमजोर पर धमकाना लगता। उसने अपना चेहरा सख्त रखा, अभी भी उसकी कलाई पकड़े हुए, और उसे वापस प्रीति के क्लिनिक में खींच लाए। प्रीति के क्लिनिक में बाकी सब लोग पहले ही दिन के लिए जा चुके थे और शांत उपचार कक्ष में वे सिर्फ 2 ही थे। प्रीति के पास उसे डांटने का समय नहीं था और इसके बजाय उसे पहले बैठने के लिए कहा। उस पर नाड़ी निदान किया, फिर उसके पतलून को ऊपर किया ताकि वह उसके टूटे हुए पैर की हड्डियों को महसूस कर सके। जांच के बाद प्रीति ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से तुम्हारी हड्डियां फिर से नहीं टूटी हैं। अभी ज्यादा मत चलना। तुम्हारी हड्डियां विस्थापित थीं और हालांकि वे जुड़ गई हैं, वे वास्तव में बहुत नाजुक हैं। एक छोटी सी चूक फिर से टूटने का कारण बन सकती है। जब तक तुम फिर से टूटने और हड्डियों को फिर से सेट करने की संभावना के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक उन्हें वैसे ही रखना बेहतर है ताकि तुम्हें कम भुगतना पड़े। ठीक है, मैं जानता हूँ। मैं सावधान रहूंगा। शौर्य की आंखें उस पर बिना पलक झपकाए टिकी थीं। उसका दिल अविश्वसनीय रूप से नर्म महसूस कर रहा था। वह अभी भी उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा करने के लिए अपना हाथ उठाया, उसने सहन किया और उसे वापस नीचे गिरने दिया। अभी भी नहीं कर सकता। गले नहीं लगाना चाहिए। यह उसके साथ बहुत अचानक होगा। जागने के बाद से सभी दिनों में प्रीति ने ही उसका सबसे अच्छा ध्यान रखा था। वह उसकी पहचान नहीं जानती थी। उसने निस्वार्थ और ईमानदारी से उसका मुफ्त में इलाज किया। उसके जागने के बाद उसने उसके लिए काम की भी व्यवस्था की, उसे उचित कपड़े खरीदे और उसे एक मोबाइल फोन दिया। दरअसल वह बहुत पहले से जानता था कि वह बहुत अच्छी है। जब उसकी दादी को अचानक दिल की धड़कन की शिकायत हुई और उसे उसकी दादी ने बचाया, तो वह अपने पिता के साथ अपनी दादी को देखने के लिए छोटे शहर में गया था और उसकी खूबसूरती से प्रभावित हो गया था। उसने पहले कभी इतनी जीवंत और सुंदर लड़की नहीं देखी थी। वह एक अविश्वसनीय रूप से शुद्ध आत्मा की तरह थी। उसकी हर मुस्कान और भौहों का ताव एक जानलेवा आकर्षक शक्ति बिखेरता था। फिर भी उसकी आंखें इतनी साफ थीं कि कोई उन्हें दूषित करने की हिम्मत नहीं करेगा। दुर्भाग्य से उसकी नजरें केवल उसके भाई का पीछा करती थीं और उसने केवल विनम्रता और शिष्टाचार की पेशकश की थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि समय बीतने के साथ और भाग्य के कारण वह उसे इतने अलग तरीके से फिर से जान पाएगा और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा नजदीकी हो जाएगा। डॉक्टर प्रीति, आज रात मुझे आपको रात के खाने पर आमंत्रित करने दीजिए। प्रीति ने उस पर एक नजर डाली। तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं? मैं तुम्हें इसके बजाय ट्रीट दूंगी। तुम क्या खाना चाहते हो? कुछ भी चलेगा, बस जो आपको पसंद हो वही चुन लीजिए। डॉक्टर प्रीति, सच में मैंने अपनी चचेरी बहन से सुना है कि तुम खाने के बारे में काफी नखरे करते हो। तुम्हें शायद वह पसंद ना आए जो मैं चुनूंगी। बिल्कुल नहीं, जब तक डॉक्टर प्रीति को पसंद आएगा मुझे भी पसंद आएगा।
प्रीति ने असहाय होकर सिर हिलाया और उसे और चुनने के लिए जोर नहीं दिया। इसके बजाय वह उसे अस्पताल से बाहर ले गई, कार में बैठी और भोजन कक्ष की ओर चली गई। दोपहर में मरीज 517 पहले ही उससे मिलने आ चुका था और उस समय उसे महसूस हुआ था कि वह उसके साथ दोपहर का भोजन करना चाहता है, लेकिन उसने मरीज 517 के बजाय आरुष के साथ दोपहर का भोजन किया था। नतीजतन वह गायब हो गया। उसे आज रात उसके साथ रात का खाना खाना ही था और साथ ही उससे पूछ भी सकती थी कि वह पूरी दोपहर कहाँ रहा था। उसे हमेशा लगता था कि वह आज थोड़ा अजीब है। वह मरीज 517 को एक पश्चिमी भोजन कक्ष में ले गई, एक ऐसी जगह जहां आरुष उसे कुछ बार ले गया था। हालांकि व्यंजन महंगे थे, वे वास्तव में बहुत स्वादिष्ट थे और सेवा भी विशेष रूप से तेज थी। उसकी चचेरी बहन ने एक से ज्यादा बार कहा था कि मरीज 517 खाने के बारे में चिड़चिड़ा था। दोपहर को ऑर्डर किए गए सामूहिक टेकआउट में उसने शायद ही कभी भाग लिया। वह केवल प्रीति के क्लिनिक के सामने वाले निजी रसोई रेस्तरां के व्यंजन खाता था, और वह सिर्फ कोई व्यंजन नहीं खाता था, केवल कुछ सिग्नेचर वाले जो सबसे अच्छे थे। प्रीति के क्लिनिक के कर्मचारियों का दोपहर का भोजन प्रीति द्वारा कवर किया जाता था और सामान्य टेकआउट आमतौर पर 30 से 40 रुपये के आसपास होता था, जिसे प्रीति और उसकी दादी भी खाते थे। निजी रसोई रेस्तरां में सिग्नेचर शाकाहारी व्यंजन 98 रुपये से शुरू होते थे और समुद्री भोजन और मांस के व्यंजन कई सौ रुपये के होते थे। प्रीति केवल कभी कभार ही सभी को निजी भोजन के लिए ट्रीट देती थी, वह इसे रोजाना वहन नहीं कर सकती थी। लेकिन चूंकि मरीज 517 केवल निजी रसोई के व्यंजन खाता था और टेकआउट पसंद नहीं करता था, इसलिए प्रीति के पास उसे उसके भोजन के लिए 5000 रुपये देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसे उसके वेतन का अग्रिम मानते हुए। यह उसकी नखरीली खाने की आदतों के कारण ही था कि प्रीति ने उस दिन एक हाई एंड भोजन कक्ष चुना। अन्यथा वह बस उसे सड़क किनारे के एक ठेले पर एक भोजन के लिए ट्रीट दे सकती थी। जब वे खिड़की के पास एक सीट पर बैठ गए तो एक वेटर उन्हें ऑर्डर करने के लिए मेनू लाया। मरीज 517 ने आज बाहर जाते समय मास्क नहीं पहना था, लेकिन भोजन कक्ष के कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से अच्छा प्रशिक्षण मिला था। हालांकि उसका चेहरा बहुत आंखों में खटकने वाला था, उन्होंने घूरा नहीं। प्रीति ने मेनू पकड़ा, लेकिन उसका दिमाग वास्तव में व्यंजन चुनने पर नहीं था। उसने 517 को असतर्कता से और बिना एक शब्द कहे निरीक्षण किया। जिस क्षण से वह अंदर आया, नंबर 517 ने कोई असुविधा या संकोच नहीं दिखाया। ये काफी स्पष्ट था कि वह एक हाई एंड भोजन कक्ष के माहौल का बहुत अभ्यस्त था। यहाँ तक कि बैठना और ऑर्डर करना भी उसकी दूसरी प्रकृति जैसा लग रहा था, जैसे कि वह इस तरह की जगहों पर अनगिनत बार आ चुका हो और अच्छी तरह से इसका आदी हो। इसके अलावा मेनू पर वे कीमतें जो औसत व्यक्ति के लिए अत्यधिक लगेंगी, नंबर 517 से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। प्रीति को लंबे समय से संदेह था कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि काफी संपन्न थी, अन्यथा उसके हाथ इतने अच्छी तरह से रखे नहीं होते। एक भी दोष के बिना हाथ गवाही देते थे कि उसने कम उम्र से कभी कठिन श्रम नहीं किया था, वह विलासिता में पाला गया व्यक्ति था। जिस तरह से उसने अब ऑर्डर किया, उसने प्रीति के संदेह को और पुष्टि दी। ऑर्डर करने के बाद जैसे ही वेटर चला गया, प्रीति ने नंबर 517 से पूछा, तुम आज दोपहर कहाँ गए थे? तुम पूरी दोपहर प्रीति के क्लिनिक वापस क्यों नहीं आए? क्या वहाँ किसी ने तुम्हें परेशान किया? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा? शौर्य ने सिर हिलाया, नहीं, प्रीति के क्लिनिक में लोग बहुत अच्छे हैं। मैं दोपहर में थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, खो गया था, इसलिए मैं देर से वापस आया। उसने अपनी याददाश्त की वसूली का जिक्र करने की हिम्मत नहीं की और अपनी सच्ची पहचान प्रकट करने के लिए वह और भी अनिच्छुक था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो प्रीति शायद उसके प्रति अब इतनी दयालु नहीं रहेगी। वह शायद फिर से विनम्र हो जाएगी जैसे पहले और उससे दूरी बनाए रखेगी, और वह शायद उसका सहायक बने रहने में सक्षम नहीं होगा। प्रीति ने उसकी दोपहर की अनुपस्थिति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जब तक वह अब ठीक था, बस यही मायने रखता था। आखिरकार उनका रिश्ता केवल डॉक्टर और मरीज का था, वास्तव में ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं थी। वैसे जब मैंने तुम्हारी नाड़ी ली तो मैंने देखा कि वह बहुत चिकनी थी। तुम्हारे दिमाग में संकुलन काफी हद तक कम हो गया होगा। क्या तुम्हें अपनी कुछ याददाश्त वापस मिली है? शौर्य का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसकी चिकित्सा कौशल वास्तव में गहरा था, वह यह भी बता सकती थी कि उसकी याददाश्त ठीक हो रही थी। उसने प्रीति पर एक नजर डाली, धीमी आवाज में बोला, बस कुछ अस्पष्ट छवियां। प्रीति को उलझन महसूस हुई, बस अस्पष्ट छवियां? तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आई, ये सही नहीं है। क्या तुम्हें आज कोई सिरदर्द महसूस हुआ? एक ही बार में इतना रक्त संकुलन साफ होने के साथ तुम्हें काफी दर्द का अनुभव हो सकता है। शौर्य की पीठ से पहले ही ठंडा पसीना टपक रहा था। इतनी उच्च क्षमता वाली डॉक्टर से झूठ बोलना आसान नहीं था। वह सिर हिलाने के लिए मजबूर हुआ, मुझे सिर दर्द हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, ये जल्दी से चला गया। प्रीति के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी, ठीक है, ये सही है, चिंता मत करो। तुम्हें बहुत जल्द अपनी याददाश्त वापस मिल जानी चाहिए और अपने परिवार को ढूंढ लेना चाहिए। नंबर 517 के माता पिता सामान्य लोग नहीं होंगे। उसका परिवार बहुत धनी होगा, संभवतः प्रभावशाली भी। एक बार जब उसे अपनी याददाश्त वापस मिल जाएगी, अगर वह उसके अस्पताल के लिए एक आभार वीडियो बना सकता है जिससे उसे कुछ विज्ञापन मिले, तो अस्पताल की प्रतिष्ठा काफी बढ़ सकती है। प्रीति अपेक्षा से भरी थी और जब व्यंजन परोसे गए तो उसने नंबर 517 का अतिरिक्त ध्यान रखा, लगातार उसे भोजन पेश करती रही और उसे ज्यादा खाने के लिए उत्साहित करती रही। शौर्य ने अपनी भोजन से भरी प्लेट को देखा और कृतज्ञता की एक अत्यधिक भावना महसूस की। प्रीति वास्तव में एक जबरदस्त दयालु लड़की थी। ये हमेशा वह होता था जो दूसरों की देखभाल करता था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन एक लड़की द्वारा उसकी इस तरह से देखभाल की जाएगी। सोचने पर वह पहली होगी। बहुत लंबे समय तक रक्षक की भूमिका निभाने के बाद अब एक लड़की का सामना करना जो देखभालकर्ता की भूमिका निभाती थी, वह अति मोहक था। रात का खाना काफी आनंददायक था। हालांकि प्रीति ने नंबर 517 का बहुत ध्यान रखा, उसने खुद की उपेक्षा नहीं की।
जब जाने का समय आया तो शौर्य ने बिल का भुगतान करने का इरादा किया, लेकिन प्रीति ने इसकी अनुमति नहीं दी और अंत में उसने भुगतान किया। शौर्य उससे कमजोर नहीं था, न ही उसके पास पैसों की कमी थी, लेकिन वह जानता था कि रात का खाना काफी महंगा था। अगर वह अपनी पहचान वापस ले लेता तो ऐसी राशि उसके लिए तुच्छ होती। हालांकि वह वर्तमान में एक गरीब स्मृतिलोप मरीज था। अचानक बिल का भुगतान करने के लिए पैसा होना प्रीति के संदेह को जगाएगा। रात के खाने के बाद प्रीति मरीज नंबर 517 को वापस संगम अस्पताल ले गई। अस्पताल में उसका वार्ड अभी भी उसके लिए आरक्षित था और वह अपनी यादें ठीक होने और अपने परिवार को ढूंढने तक मुफ्त में वहां रह सकता था। प्रीति ने कार को अस्पताल के प्रवेश द्वार पर पार्क किया। ठीक है, हम यहाँ हैं, वापस जाओ और अच्छी तरह से आराम करो। अगर तुम्हें अस्वस्थ महसूस होता है तो बस मुझे ढूंढना। ओह हाँ, सुनिश्चित करें कि तुम्हारा मोबाइल फोन पूरी तरह से चार्ज है। अगली बार जब मैं कॉल करूं तो तुम्हें उठाना ही होगा। जरूर, मैं उठाऊंगा। शौर्य ने सिर हिलाया, लेकिन आखिरकार खुद को रोक नहीं सका। कार से बाहर निकलने से पहले उसने धीरे से उसे गले लगाया। डॉक्टर प्रीति, धन्यवाद। मैं तुमसे मिलकर बहुत भाग्यशाली हूँ। गले लगाना संक्षिप्त था और प्रीति ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, यह मानते हुए कि वह सिर्फ आभार व्यक्त कर रहा था। उसने उसे देखकर मुस्कुराया। इतनी विनम्रता की जरूरत नहीं है, मैं आखिरकार एक डॉक्टर हूँ, जीवन बचाना मेरा कर्तव्य है। जैसे ही उसने बात की, प्रीति खुद पर आंतरिक रूप से हंसे बिना नहीं रह सकी। उसने जीवन इसलिए नहीं बचाया क्योंकि यह उसका कर्तव्य था, बल्कि इसलिए कि इससे अस्पताल को प्रतिष्ठा और लाभ मिलता था। अगर कोई लाभ नहीं होता तो वह किसी को बचाने की परवाह नहीं करती। वह निदेशक संघवी जैसी नहीं है, जिसके पास एक दयालु दिल था। उसकी दया उसी क्षण गायब हो गई थी जब उसकी मां को एक मरीज ने मार डाला था। अब भी, ये जानते हुए कि मरीज एक नकली था और पैसे से किराए पर लिया गया एक हत्यारा था, उसकी दया वापस नहीं आएगी। हो सकता है कि उसमें अभी भी दयालुता हो, लेकिन उसकी दयालुता की सीमाएं थीं, उससे जुड़ी शर्तें थीं। उसने मरीज नंबर 517 के कंधे पर थपथपाया। उतर जाओ, मुझे भी घर जाना है, मैं थोड़ी थक गई हूँ। शौर्य ने अपनी बैसाखियां उठाईं और कार से बाहर निकला। डॉक्टर प्रीति, आपको भी घर जाकर आराम करना चाहिए। कल मिलते हैं। हाँ, कल मिलते हैं, प्रीति ने लापरवाही से जवाब दिया, फिर ड्राइव करके चली गई। जब उसकी कार की पिछली रोशनी रात में पूरी तरह से गायब हो गई, तभी शौर्य ने एक टैक्सी को रोका और अंदर बैठ गया। स्वाभाविक रूप से वह अस्पताल में अब और नहीं रुकने वाला था। घर पर उसका इंतजार कर रहे अनगिनत मामले थे जिन्हें उसे संबोधित करना था, जिनमें से सबसे चुनौतीपूर्ण शायद उसका बच्चा और आस्था थे। उस दोपहर घर पर उसे पहले ही पता चल गया था कि आस्था और उसके छोटे भाई आकाश ने शादी समारोह आयोजित किया था। उसे ये भी पता था कि आकाश ने मूल रूप से प्रीति से शादी की थी, लेकिन फिर आस्था और उनके बच्चे के लिए उसे तलाक दे दिया था। अपनी कार दुर्घटना से पहले उसे पता था कि उसकी दादी का इरादा उसके छोटे भाई की शादी प्रीति से कराने का था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका छोटा भाई वास्तव में उससे शादी करने के लिए सहमत होगा। उसे याद था कि उसका छोटा भाई हमेशा प्रीति के प्रति ठंडा रहा था, इससे पहले उससे शादी करने की कोई इच्छा नहीं दिखाई थी। श्रीमती वर्मा ने कहा कि यह इसलिए था क्योंकि उसका छोटा भाई अपनी दादी के दबाव में था, प्रीति से शादी करने के लिए मजबूर था। कि आकाश प्रीति को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, उसके स्नेह आस्था के लिए थे। उसकी मौत के बाद आस्था को भी आकाश से प्यार हो गया, इसलिए उन दोनों ने शादी कर ली। हालांकि परिवार में रिश्ते काफी अराजक हो गए थे। शौर्य को लगा कि यह जरूरी नहीं कि यह कोई बुरी बात हो। अगर आकाश और आस्था एक दूसरे को पसंद करते थे तो यह भी ठीक था, वह खुद प्रीति का पीछा करने का अवसर ले सकता था। अतीत में उसने प्रीति के साथ अपना मौका एक बार गंवा दिया था। एक बार मरने के बाद वह फिर से चूकना नहीं चाहता था। घर लौटने पर शौर्य ने देखा कि आंगन और बैठक दोनों को उत्सव से सजाया गया था और खाने की मेज पहले से ही भोजन से भरी हुई थी। उसके माता पिता और छोटा भाई सभी वहां थे, जाहिर तौर पर उसका इंतजार कर रहे थे। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इतना भव्य स्वागत क्यों? यह नए साल जैसा लग रहा है। श्रीवर्ण ने उसे देखकर सिर हिलाया। बेशक इसे भव्य होना चाहिए। हमारा परिवार आज रात तुम्हारे घर वापसी का जश्न मना रहा है। घर में स्वागत है। आकाश ने जोड़ा। वापस स्वागत है बड़े भाई। श्रीमती वर्मा तुरंत अपने बेटे को गले लगाने दौड़ी। शौर्य, तुम कहाँ थे? तुम इतनी देर से क्यों वापस आ रहे हो? मुझे बार बार लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ। मैं कल सुबह उठकर यह नहीं पाऊंगी कि यह सब बस एक सपना था, है ना? शौर्य ने उसे सांत्वना देने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। माँ, ये सपना नहीं है, मैं सच में घर वापस आ गया हूँ। मैं अब से हर दिन घर पर रहूंगा, चिंता मत करो। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या इस कहानी के किसी खास हिस्से पर ध्यान केंद्रित करूं? श्रीमती वर्मा ने अपने बेटे शौर्य को देखा और फिर से अपने आंसू पोंछने लगी। श्रीवर्ण के दिल में एक अकथनीय दुख और दर्द था। उनका बेटा, जो कभी लंबा, सुंदर, एक बेहतरीन पन्ना की तरह शालीन और सज्जन था, वह बदसूरत चेहरे और टूटी टांग के साथ वापस आया था। इतने दिनों तक वह नहीं जानते थे कि उनके बेटे ने यह सब कैसे सहन किया होगा। एक पिता के रूप में अपने बेटे को इस हालत में देखकर उन्हें पीड़ा हो रही थी। वह केवल कल्पना कर सकते थे कि अपने ही बिगड़े हुए चेहरे को देखना उनके बेटे के लिए कितना अधिक दर्दनाक होगा। वह आगे बढ़े और प्यार से अपने बेटे के कंधे पर थपथपाया। श्रीवर्ण, शौर्य, तुम बचपन से ही समझदार रहे हो और कभी शिकायत नहीं की। लेकिन तुम्हें सब कुछ अकेले सहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें तकलीफ है तो बोलो, हम सब मिलकर परिवार के रूप में इसे हल करेंगे। शौर्य, पिताजी, मुझे सच में बुरा महसूस करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, सच में। मैं पहले से ही बहुत भाग्यशाली हूँ। अपनी याददाश्त खोना और फिर उसे वापस पाना, आप सबको याद करना, मैं पहले से ही बहुत संतुष्ट हूँ। घर आकर ये देखना कि आप, माँ और आकाश सब ठीक हैं, मैं बहुत खुश हूँ। बाकी सब तो छोटी मोटी बातें हैं। श्रीवर्ण की आंखों में आंसू भर आए।
उनका बड़ा बेटा हमेशा की तरह ही समझने वाला और विचारशील था, दुनिया के प्रति आशावादी और विनम्र, यहाँ तक कि भयानक कार दुर्घटना और चेहरे की विकृति और टूटी टांग सहने के बाद भी। श्रीमती वर्मा, बहुत बढ़िया, तुम्हारी वापसी हमारे वर्मा परिवार के लिए सबसे भाग्यशाली घटना है। अभी बाकी किसी बात की चर्चा नहीं करते। हम एक भव्य दावत के साथ तुम्हारा स्वागत करेंगे। कृपया बैठो। आज के भोजन में तुम्हारी सारी पसंदीदा व्यंजन हैं। तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए और अपने शरीर को पोषित करना चाहिए। शौर्य मुस्कुराया और सिर हिलाया, अपने माता पिता को गले लगाया और फिर सबके साथ बैठ गया। माता पिता के बैठने के बाद वह अपने भाई को भी गले लगाना नहीं भूला। शौर्य, आकाश, तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम पहले से ज्यादा गंभीर और स्थिर दिख रहे हो। मैं सचमुच दिल से तुम्हारे लिए खुश हूँ। आकाश को उसके बड़े भाई ने गले लगाया, लेकिन उसने बदले में उसे गले नहीं लगाया। वह लोगों को गले लगाने का आदी नहीं था, न पहले और न अब। हालांकि उसका बड़ा भाई उसके लिए अलग था। उसके ठंडे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। आकाश, मैं भी बहुत खुश हूं कि तुम वापस आ सके, बड़े भाई। ये कहकर उसने अपने भाई को बैठने में मदद की और फिर उससे नीचे अपनी जगह ली। श्रीवर्ण ने अपना गिलास उठाया। श्रीवर्ण, चलो हम सब शौर्य के मौत से बच निकलने का जश्न मनाते हैं और शौर्य का घर में स्वागत करते हैं। आकाश ने भी अपना गिलास उठाया और उसमें भरी शराब पी ली। फिर उसने सिर झुकाकर खाना शुरू कर दिया। अपने बड़े भाई का स्वागत करने के लिए आज का पारिवारिक भोज बहुत ही शानदार था और आकाश, जिसे खाने पीने में कोई नखरा नहीं था, उसने हर चीज थोड़ी थोड़ी चखी। भाप में पकाई गई शेट मछली को छोड़कर। वह मछली खाना पसंद नहीं करता था, या अधिक स्पष्ट रूप से उसे शेट पसंद नहीं थी। वह कभी कभी दूसरी तरह की मछलियां खा लेता था। जब वह बच्चा था तो परिवार ने उसके स्वादिष्ट स्वाद और कोमल बनावट के कारण शेट तैयार की थी। उसने एक बार उसका आधा हिस्सा खा लिया था, जबकि उसके बड़े भाई ने बाकी आधा खाया था। लेकिन उस भोजन के बाद उसे श्रीमती वर्मा ने डांटा और यहाँ तक कि जब घर में कोई नहीं था तो उन्होंने उसे एक तरफ ले जाकर सजा के तौर पर उसकी हथेलियों पर थप्पड़ मारे। ऐसा इसलिए था क्योंकि शेट विशेष रूप से उसके बड़े भाई के लिए बनाई गई थी और चूंकि उसने उसका आधा खा लिया था, इसलिए उसके भाई को ज्यादा नहीं मिल सका, जिससे श्रीमती वर्मा परेशान हो गईं। उन्होंने उसे आदेश दिया कि वह कभी भी जानबूझकर अपने बड़े भाई का खाना न ले। उसने चुपचाप अपनी मां की डांट और मार सहन कर ली, बिना ये समझाए कि उसने जानबूझकर अपने भाई का खाना नहीं लिया था और न ही वह जानता था कि शेट विशेष रूप से उसके भाई के लिए बनी थी। जंगली शेट मछली की कीमत प्रति मछली हजारों में हो सकती है, लेकिन वर्मा परिवार, जो कोई साधारण घर नहीं था, उनके लिए 2 मछली खरीदना कोई समस्या नहीं थी। हालांकि उसकी मां एक अतिरिक्त मछली तैयार करवाने के लिए तैयार नहीं थी और नहीं चाहती थी कि वह भी एक खाए। तब से उसने फिर कभी शेट को हाथ नहीं लगाया। उसके भाई को वह स्वादिष्ट लगती थी और वह उसे बहुत पसंद करता था। कभी कभी उसे भी परोसता था, लेकिन वह हमेशा दावा करता था कि उसे पसंद नहीं है और अपने भाई से कहता था कि परेशान न हो। अगर उसने एक भी निवाला लेने की हिम्मत की होती तो उसे फिर से डांट और सजा का सामना करना पड़ता। अपने बचपन के दौरान वह समझ नहीं पाता था कि उसके भाई को खाने की अनुमति क्यों थी, लेकिन उसे क्यों नहीं। वह हमेशा सोचता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका भाई आज्ञाकारी और समझदार था और इस प्रकार डिजर्वेडली उनके माता पिता द्वारा उसे प्यार किया जाता था। वह बहुत ठंडा और विद्रोही था, यही कारण था कि उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती थी। अब वह जानता था कि श्रीमती वर्मा उसकी जन्म देने वाली मां नहीं थी, वह एक नाजायज संतान था और इसीलिए श्रीमती वर्मा ने हमेशा उसे तिरस्कार की नज़र से देखा, जानबूझकर उसे मछली नहीं खाने दी। वह जानबूझकर उसे मुश्किल में डालती थी, कई तरह से मारती डांटती थी, लेकिन श्रीवर्ण और उनके बड़े भाई के सामने वह एक अच्छी मां होने का नाटक करती थी। ठीक अभी की तरह वह अपने बड़े भाई को लगातार व्यंजन परोस रही थी और उसे भी नहीं भूली, यहाँ तक कि नौकरों को भी डांट रही थी कि वे उसे समय पर सूप परोसने में पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसने सोचा था कि यह श्रीमती वर्मा के मात्र प्रेम के कुछ संकेतों में से एक है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह सब केवल एक दिखावा था। यह उनके दिखावे के कारण ही था कि वह इतने सालों तक धोखे में रहा। आज रात का खाना सामान्य से कहीं ज्यादा जीवंत था, जिसमें श्रीवर्ण और श्रीमती वर्मा शौर्य से अंतहीन सवालों की बौछार कर रहे थे और शौर्य पहले की तरह ही धैर्य और कोमलता से जवाब दे रहा था। श्रीमती वर्मा, बेटा, तुम जिंदा कैसे बचे? इतनी ऊंची चट्टान से गिरना, कार की पहचान भी नहीं हो पा रही थी। तुम्हारा जिंदा रहना एक चमत्कार है। शौर्य, माँ, मुझे विशिष्टताएं नहीं पता हैं, लेकिन मैंने अस्पताल में जो सुना उसके अनुसार किसी दयालु व्यक्ति ने मुझे बचाया और एक छोटे से गांव के प्रीति का क्लिनिक में ले गया। लेकिन क्लिनिक को लगा कि मेरी चोटें बहुत गंभीर हैं और वे मुझे बचा नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने मुझे शहर के अस्पताल भेज दिया और किस्मत से मैं बच गया। श्रीवर्ण, बेटा, तुम अस्पताल में कितने समय तक कोमा में रहे? शौर्य, पिताजी, मैं आधे साल से ज्यादा समय तक कोमा में था, हमेशा एक वनस्पति की स्थिति में। मैं केवल 2 महीने पहले उठा, ये जानने के लिए कि मेरी याददाश्त चली गई थी और मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। मैं काफी समय तक बहुत भ्रमित रहा। श्रीमती वर्मा, मेरे बेचारे बेटे, इतने लंबे समय तक कोमा में और फिर स्मृतिलोक के साथ जागना। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि तुमने ये सब कैसे सहा होगा। उन सभी दिनों में तुम किस पर जी रहे थे? जिस अस्पताल ने तुम्हें भर्ती किया वह कितना गैर जिम्मेदार था, तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं की, जिससे तुम्हारी टांग इस तरह हो गई। शौर्य, माँ, अस्पताल काफी जिम्मेदार था। मेरी टांग ऐसी है, इसमें अस्पताल का कोई दोष नहीं है। मैं उनके इलाज की वजह से जिंदा हूँ। मेरी टांग भी ज्यादा समस्याग्रस्त नहीं है। अस्पताल ने कहा कि एक बार जब मैं और ठीक हो जाऊंगा तो हड्डियों को ठीक से ठीक करने के लिए मेरी सर्जरी हो सकती है। श्रीमती वर्मा, मेरा बेटा बहुत ही दयालु है। यहाँ तक कि जब अस्पताल ने तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं की तब भी तुम उनके बचाव में बोल रहे हो। जाने दो, अगर तुम इस मामले को आगे नहीं बढ़ा रहे हो तो मैं भी नहीं करूंगी।
हम तुम्हारी टांग के लिए दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढेंगे, ये निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। आकाश ने उदासीन भाव से अपना खाना खाया, तीनों के बीच की बातचीत सुन रहा था। उसका बड़ा भाई बिल्कुल भी भूखा नहीं लग रहा था, केवल माता पिता के सवालों का जवाब देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और मुश्किल से खा रहा था। उसकी प्लेट खाने से भरी हुई थी जिसमें कोई कमी नहीं आई थी। लेकिन थोड़ी देर सुनने के बाद आकाश ने अनजाने में अपनी भौहें सिकोड़ी। यह एक बात थी कि उसका भाई अस्पताल का नाम लेने से बच रहा था, लेकिन प्रीति का कोई उल्लेख क्यों नहीं था जिसने उसे पुनर्जीवित किया और उसकी देखभाल की थी। अगर प्रीति के अथक इलाज के लिए नहीं होता तो उसका भाई अभी भी वनस्पति की स्थिति में हो सकता था, संगम अस्पताल में बिस्तर पर पड़ा हुआ, घर आने में असमर्थ। इसके अलावा वह अपने भाई से संगम अस्पताल में मिला था और उस समय उसने अपने भाई को पहचाना नहीं था और उसके भाई ने भी उसे नहीं पहचाना था। फिर भी उसके भाई ने कभी इस बात का उल्लेख नहीं किया। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह डरता था कि उनके माता पिता उसे अपने ही भाई को न पहचानने के लिए डांटेंगे? और प्रीति के बारे में क्या उसका भाई उसे बचाने के लिए उसके बारे में भी चुप था? जब वह दोपहर में पुलिस स्टेशन में प्रीति से मिला था तो उसने कहा था कि उसके प्रीति का क्लिनिक में कोई आपातकाल है और वह जल्दी से चली गई थी। वह सोच रहा था कि क्या उसने अपना जरूरी मामला सुलझा लिया होगा। क्या उसे पता था कि जिस वनस्पति रोगी को उसने अनजाने में बचाया था वह वास्तव में उसका बड़ा भाई था? इस बार वह उस पर एक बहुत बड़ा एहसानमंद था। जब उसका भाई अभी भी वनस्पति की स्थिति में था तो उसने उसके साथ प्रीति को अपने भाई पर एक्यूपंक्चर करते हुए देखा था। उसने उस समय क्या कहा था? उसने उस पर सवाल उठाया था, ये पूछते हुए कि वह वनस्पति व्यक्ति का इलाज करने के लिए इतनी उत्सुक क्यों थी जब इसमें कोई पैसा नहीं था। उसने जवाब दिया था कि वह चाहती थी कि रोगी जागे और अपने परिवार के साथ मिल जाए, और वह ये भी उम्मीद करती थी कि रोगी और उसके रिश्तेदार उसके अस्पताल को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। लेकिन अब वह कोई संकेत नहीं देख सकता था कि उसका भाई उसके अस्पताल को बढ़ावा देने में मदद करने का इरादा रखता है। हालांकि उसका भाई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे दूसरों का कर्ज लेना पसंद हो। प्रीति ने उसे बचाया था और वह निश्चित रूप से उसे धन्यवाद देगा, लेकिन उसका भाई प्रीति को धन्यवाद देने के लिए ठीक क्या करने की योजना बना रहा था। विश्वासघात और दोषारोपण। रात के खाने के बाद परिवार बातचीत करने के लिए भोजन कक्ष से बैठक में चला गया। श्रीमती वर्मा ने नौकरानी को आकाश के बेटे नयन को लाने के लिए बुलाया ताकि शौर्य बच्चे के साथ समय बिता सके। बच्चे के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद शौर्य ने बच्चे को वापस नौकरानी को सौंप दिया और कुछ गंभीरता से बोला, शौर्य, पिताजी, माँ, अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो आस्था ने क्या कहा है? श्रीमती वर्मा ने उसे घूर कर देखा। श्रीमती वर्मा, उसने क्या कहा, इसका क्या मतलब है? उसने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया हो सकता है, लेकिन वह उसकी अपनी पसंद थी। इसके अलावा मैंने उसे एक विला और एक कार दी है और निश्चित रूप से कम पैसे नहीं दिए हैं। वह अब तुम्हें पसंद नहीं करती। अब उसने आकाश पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है। मेरी राय में उसे तुम्हारी वापसी की सूचना देने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीवर्ण ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। श्रीवर्ण, बेतुकी बातें मत करो। आस्था जरूरी नहीं कि आकाश को पसंद करती हो। वह नैतिक रूप से संदिग्ध है। शौर्य, तुम उसे बता सकते हो कि तुम वापस आ गए हो, लेकिन पिछले सभी स्नेह को भूल जाओ और उसके साथ संबंध रखना बंद कर दो। शौर्य हैरान रह गया। शौर्य, पिताजी, आप क्यों कहेंगे कि आस्था नैतिक रूप से संदिग्ध है? मैं उसे जानता हूँ। वह हमेशा से ही पवित्र और दयालु रही है, जिसका स्वभाव बहुत कोमल है। भले ही वह आकाश के लिए गिर गई हो, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका चरित्र खराब है। आखिरकार वह नहीं जानती थी कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। चट्टान से गिरने से पहले मैंने आकाश को एक संदेश भेजा था। उसे आस्था का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसे आकाश से अच्छी देखभाल मिली होगी, जिससे धीरे धीरे उसके लिए भावनाएं विकसित हुई होंगी। यह न तो आस्था की गलती है और न ही आकाश की, ये वास्तव में मेरी गलती है। श्रीमती वर्मा गुस्से से कांप उठी, लगभग चिल्लाते हुए। श्रीमती वर्मा, शौर्य, क्या तुम मूर्ख हो? ये तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? तुमने अपनी मृत्युशैया पर आकाश को आस्था की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी और वे दोनों बेशर्मी से एक साथ हो गए। उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। ये सब उनकी गलती है। शौर्य, माँ, तुम क्या कह रही हो? शौर्य ने जल्दी से उन्हें रोका। शौर्य, विश्वासघात एक इतना मजबूत शब्द है, इसका इस्तेमाल मत करो। मुझे आकाश पर भरोसा है और मुझे आस्था पर भरोसा है। अगर आस्था ने वास्तव में मुझे धोखा दिया होता तो उसने बच्चे का गर्भपात बहुत पहले करवा दिया होता, है ना? श्रीमती वर्मा गुस्से से भरी हुई थी। श्रीमती वर्मा, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, आस्था ने तुम्हारे बच्चे का गर्भपात इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैंने उसकी रक्षा करने की पूरी कोशिश की। अगर मैंने उसे घर, कार और शेयर नहीं दिए होते तो क्या वह इसे रखती? तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं, वह एक अच्छी इंसान नहीं है। वह नैतिक रूप से संदिग्ध है। शौर्य, ये शौर्य को सिरदर्द होने लगा। शौर्य, माँ, क्या आपने आस्था को गलत समझा होगा? उसके जैसी दयालु इंसान बच्चे का गर्भपात कैसे करवा सकती है? उसने निश्चित रूप से बच्चे को केवल पैसे के लिए नहीं रखा होगा। जैसे ही उसने बात की, वह अपने भाई की ओर मुड़ा। शौर्य, क्या ये सही नहीं है? आकाश, तुम भी जानते हो आस्था एक दयालु और कोमल लड़की है। इस क्षण आकाश को हंसी आ रही थी, वर्मा परिवार की बेतुकी बातों पर, श्रीमती वर्मा के झूठे आरोप पर और अपनी खुद की मूर्खता पर। वह यह उम्मीद क्यों नहीं कर पाया कि उसके भाई की वापसी पर श्रीमती वर्मा का सुर इतनी जल्दी बदल जाएगा। उसने श्रीमती वर्मा के घृणित चेहरे को देखा। उसकी आवाज ठंडी थी जब उसने बोलना शुरू किया। आकाश, तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने अपने भाई को धोखा दिया? मुझे प्रीति से तलाक लेने के लिए मजबूर करना, मुझे आस्था से शादी करने के लिए मजबूर करना, क्या ये तुम नहीं थी? मुझे यह विश्वास दिलाने के लिए आस्था के साथ साजिश रचना कि मैं उसके साथ सोया था, क्या ये तुम नहीं थी? ये झूठ बोलना कि आस्था का बच्चा मेरा था, क्या ये तुम नहीं थी?
आस्था के गर्भपात के डर से मुझे उसके साथ शादी करने के लिए मजबूर करना, क्या ये तुम नहीं थी? शौर्य का चेहरा बदल गया। शौर्य, माँ, क्या आकाश जो कह रहा है वह सच है? मेरे कार दुर्घटना से एक दिन पहले क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि आस्था मेरे बच्चे से गर्भवती थी? आपने क्यों कहा कि बच्चा आकाश का था? श्रीमती वर्मा, वह बकवास कर रहा है। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, यह आस्था ने कहा था। श्रीमती वर्मा रोने लगी। श्रीमती वर्मा, शौर्य, उसकी बकवास मत सुनो। वह हाल ही में पागल हो गया है, दिन ब दिन और असामान्य होता जा रहा है, यहाँ तक कि मुझे उसकी अपनी माँ को भी मुश्किल से पहचानता है। उसने इन दिनों मुझे गुस्से से लगभग मार ही डाला है। मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया, यह आस्था थी जिसने उसे धोखा दिया और हेरफेर किया। मुझे बताओ, अगर वह आस्था के साथ नहीं सोया होता तो वह कैसे विश्वास करता कि आस्था के पेट में पल रहा बच्चा उसका था? स्पष्ट रूप से वह है जिसने तुम्हें गलत समझा, फिर भी वह दोष मुझ पर मरना चाहता है। तुम्हारा भाई वह व्यक्ति नहीं रहा जो वह पहले हुआ करता था, वह आस्था के साथ चलकर खराब हो गया है। तुम अब उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं कर सकते। किसे पसंद करता है आकाश? शौर्य ने श्रीमती वर्मा को गले लगाया, उन्हें शांत करने के लिए उनकी पीठ थपथपाई जबकि श्रीवर्ण की ओर देखा। शौर्य, पिताजी, ये दोनों अब दुश्मनों की तरह क्यों दिख रहे हैं? वे पहले इतने अच्छे से घुल मिल जाते थे। जब मैं दूर था तब घर पर क्या हुआ? श्रीवर्ण ने अपनी कनपटियों की मालिश की, उनकी भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थीं। श्रीवर्ण, कुछ अप्रिय हुआ है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। अंत में हम सब एक परिवार हैं। आकाश, तुम्हें अभी अपनी माँ से माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारा भाई अभी अभी वापस आया है और तुम परेशानी पैदा करना शुरू कर रहे हो। क्या कभी ऐसा क्षण आता है जब तुम मुझे शांति दे सकते हो? क्या तुम केवल तभी खुश होते हो जब तुम घर को तहस नहस कर देते हो? श्रीमती वर्मा से माफी मांगें? क्या मजाक है? उसने उसे केवल इसलिए बाहर नहीं निकाला क्योंकि वह अपने बड़े भाई का सम्मान करता था। उसका चेहरा ठंडा था जब उसने ठंडे स्वर में कहा, आकाश, बड़े भाई, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। मैंने कभी आस्था को छुआ तक नहीं, उसे पसंद करने की तो बात ही दूर है। ये कहकर वह मुड़ा और चला गया। शौर्य, आकाश। शौर्य जल्दी से खड़ा हुआ, उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन श्रीमती वर्मा ने उसे पकड़ लिया। वह बहुत क्रोधित थी। श्रीमती वर्मा, शौर्य, उसे जाने दो। वह दोषी है, इसलिए वह तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, इसीलिए वह चला गया। उसे हमेशा आस्था पर गुप्त प्रेम रहा है, आस्था ने खुद मुझे बताया था, ये निश्चित रूप से सच है। शौर्य बहुत हैरान था। शौर्य, आकाश हमेशा आस्था को पसंद करता था, लेकिन क्या आपने आज दोपहर को नहीं कहा था कि आकाश ने मेरी घटना के बाद प्रीति से शादी की? श्रीमती वर्मा, उसकी प्रीति से शादी तुम्हारी दादी ने मजबूर होकर करवाई थी। तुम जानते हो कि वह एहसानों को कितना महत्व देती है। प्रीति की दादी ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह चाहती थी कि प्रीति वर्मा परिवार में शादी करे और अच्छी किस्मत का आनंद ले। आकाश ने कभी प्रीति को पसंद नहीं किया, अन्यथा शादी के सिर्फ 3 महीने बाद ही वह इतनी उत्सुकता से उससे तलाक क्यों लेना चाहता? शौर्य, ये बात समझ में आती है। शौर्य श्रीवर्ण की ओर मुड़ा। शौर्य, पिताजी, क्या आकाश सच में प्रीति को पसंद नहीं करता? क्या वह हमेशा आस्था को पसंद करता रहा है? फिर आप लोगों ने उसे प्रीति से शादी करने के लिए क्यों मजबूर किया? क्या ये केवल उसका समय बर्बाद करना नहीं है, और प्रीति का भी? श्रीवर्ण को अपने सीने में हल्का सा दर्द महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने उसे व्यक्त करने से रोक लिया। अपने बेटे के बारे में चिंतित थे और बस इतना कहा। श्रीवर्ण, आकाश वास्तव में प्रीति को पसंद नहीं करता, लेकिन वह शायद आस्था को भी पसंद नहीं करता। वह सबसे अलग थलग रहता है और मुझे नहीं लगता कि वह किसी भी महिला में दिलचस्पी रखता है। मुझे नहीं पता कि वह पूरे दिन किस बारे में सोचता रहता है। ये वास्तव में तुम्हारी दादी का विचार था कि वह प्रीति से शादी करे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आकाश बिना किसी आपत्ति के सहमत हो जाएगा। वह काफी आसानी से सहमत हो गया। मैंने सोचा कि चूंकि वह तैयार था तो बस उसे इससे गुजरने दो, अन्यथा तुम्हारी दादी लगातार इस बारे में बात करती रहती थी। वह उम्र में बड़ी हो रही हैं और इससे उनकी एक इच्छा पूरी हुई। साथ ही आकाश की आस्था के साथ शादी तुम्हारी माँ और मेरा विचार था। वास्तव में यह आकाश की गलती नहीं है। वह लगातार मना करता रहा था। शुरुआत में यह इसलिए था क्योंकि शादी तुम्हारी इच्छाओं में से एक थी, और दूसरी बात, शादी करके आस्था द्वारा जन्म दिया गया कोई भी बच्चा हमारे परिवार का वैध उत्तराधिकारी होगा। अन्यथा अगर तुमने उससे शादी नहीं की होती और वह अचानक तुम्हारे बच्चे को जन्म देती तो इससे गपशप होती और वह बच्चे की परवरिश के लिए अच्छा नहीं होता। शौर्य ने सुनकर गहरी आह भरी। शौर्य, इसने आकाश को नुकसान पहुंचाया है। ये सब मेरी गलती है, दोष मुझ पर है। श्रीमती वर्मा ने तुरंत कहा। श्रीमती वर्मा, बेटा, तुम फिर से खुद को क्यों दोष दे रहे हो? इसमें से किसी का भी तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो आकाश को दोष दो, आस्था को दोष दो। वे हैं जो एक साथ हो गए। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। क्या मैं तुम्हें कभी धोखा दूंगी? श्रीवर्ण खुद को कहने से रोक नहीं सके। श्रीवर्ण, क्या तुम ज्यादा वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती? आकाश पहले ही आस्था से अलग हो चुका है। अगर वह सच में उसे पसंद करता तो वह शादी क्यों करता, लेकिन शादी को पंजीकृत क्यों नहीं करवाता? आस्था उसे शुरू से ही धोखा दे रही थी, ये दावा करके कि उसके पेट में पल रहा बच्चा उसका था। यह एक चमत्कार है कि आकाश गुस्से से नहीं मरा, तो वह उसे अभी भी कैसे पसंद कर सकता है? श्रीमती वर्मा की आवाज तीखी थी। श्रीमती वर्मा, अब कौन व्यक्तिपरक हो रहा है, मैं या तुम? श्रीवर्ण, शौर्य अभी अभी वापस आया है और तुम पहले ही आकाश का पक्ष ले रहे हो। उसका इतना पक्ष लेकर क्या तुम्हें शौर्य के दिल को ठंडा करने का डर नहीं है? परिवार में फूट। श्रीवर्ण गुस्से से लगभग दिल का दौरा पड़ने वाले थे। श्रीवर्ण, बकवास, मैंने कब आकाश का पक्ष लिया? मैंने स्पष्ट रूप से शौर्य का पक्ष लिया।
मैंने शौर्य पर कितना प्यार बरसाया है और शौर्य के प्रति कितना पक्षपातपूर्ण रहा हूँ, दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन तुम्हें कैसे नहीं पता होगा। श्रीमती वर्मा, श्री वर्ण, तुमने मुझसे उस समय वादा किया था, तुमने कहा था कि तुम शौर्य को परिवार की सारी संपत्ति दोगे, लेकिन अब ये सब आकाश को दे दिया गया है। शौर्य का क्या? शौर्य ऐसा हो गया है, उसके बाकी जीवन का क्या होगा? क्या तुमने उस पर विचार किया है? श्री वर्ण, मैंने आकाश को कॉर्पोरेशन इसलिए सौंपा क्योंकि मुझे लगा था कि शौर्य अब नहीं रहा। क्या मैंने उससे ये समझौता नहीं करवाया कि वह अपनी सारी संपत्ति छोड़ दे और बाद में शौर्य के बच्चों के लिए सब कुछ परिवार के लिए छोड़ दे? और अब तुम ये बात उठा रही हो। शौर्य सोफे पर बैठा अनजाने में भौहें सिकोड़ रहा था क्योंकि उसने अपने माता पिता की भयंकर बहस सुनी। वह लगभग 1 साल से चला गया था, घर इतना अपरिचित कैसे हो गया था? उसके माता पिता का रिश्ता इतना तनावपूर्ण हो गया था और उसका भाई और माँ दुश्मन की तरह थे। पुराने समय की गर्मजोशी और सद्भाव अब नहीं था। वह खुद को बीच में टोकने से रोक नहीं सका। शौर्य, बस करो पिताजी, माँ, अब और लड़ो मत, चलो शांति से बात करते हैं। और आकाश को इससे बाहर रखो, वह मेरा भाई है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। और आस्था, वह भी एक दयालु लड़की है, शायद आप लोगों ने उसे थोड़ा गलत समझा होगा। श्रीमती वर्मा ने नाखुश होकर कहा। श्रीमती वर्मा, मूर्ख बेटा, तुम्हारे साथ दुर्घटना होने के बाद उसने मिनटों में अपना दिल बदल लिया, रोते हुए, और तुम्हारे भाई से शादी करने की भीख मांगी। और तुम अब भी सोचते हो कि वह एक अच्छी लड़की है। मुझे लगता है कि उससे ज्यादा चालाक और साजिश करने वाला कोई नहीं है। शौर्य ने उनका हाथ पकड़ा, उन्हें कोमल आवाज में शांत करते हुए। शौर्य, माँ, उस समय सबको लगा था कि मैं मर चुका हूँ। आस्था, एक नाजुक लड़की, किसी और पर भरोसा करना चाहना समझ में आता है। निश्चित रूप से, भले ही मैं चला गया हूँ, हम उससे जीवन भर मेरे प्रति वफादार रहने की उम्मीद नहीं कर सकते, है ना? मुझे इसके बारे में दोषी महसूस होगा। तथ्य यह है कि मेरे मरने के बाद भी वह मेरे बच्चे को रखने के लिए तैयार थी। ये पर्याप्त सबूत है कि वह एक अच्छी लड़की है। श्रीमती वर्मा, शौर्य, आस्था, वह उतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम सोचते हो। तुम बहुत ही दयालु हो। श्रीमती वर्मा बेहद निराश महसूस कर रही थी क्योंकि वह आस्था के बच्चे को रखने की इच्छा के पीछे की सच्चाई का खुलासा नहीं कर सकती थी, अन्यथा यह अपनी ही कब्र खोदना होता। वह केवल आस्था का उपयोग कर रही थी और आस्था को वर्मा परिवार में शादी करने की संभावना के साथ ललचाया गया था। बच्चे को पैदा करने के लिए चाल चली गई थी, जबकि आस्था ने अपने पेट में पल रहे बच्चे का उपयोग करके उस पर और आकाश दोनों पर दबाव डालने का इरादा किया था, आकाश को उससे शादी करने के लिए मजबूर करना। श्रीमती वर्मा जबरदस्ती आस्था की आलोचना कर रही थी क्योंकि वह भयभीत थी कि उनका बेटा अभी भी पिछले भावनाओं को पकड़े हुए है और आस्था से शादी करना चाहता है। आस्था ने पहले ही एक बार आकाश से शादी कर ली थी, भले ही उन्होंने केवल शादी समारोह किया था बिना विवाह प्रमाण पत्र के। यह एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में पूरे शहर को पता था। उनका बेटा निश्चित रूप से वह कचरा नहीं उठा सकता था जिसे आकाश, उस कमीने ने अब नहीं चाहा था। अब जब उनका बेटा घर आ गया था तो वह निश्चित रूप से उसके लिए एक अच्छी तरह से मेल खाने वाले और काफी प्रतिष्ठित परिवार से दुल्हन ढूंढेगी। ये सोचते हुए श्रीमती वर्मा को अचानक एक प्रेरणा मिली। गुप्ता परिवार की सबसे बड़ी बेटी गुल काफी उपयुक्त लग रही थी। वह एक अमीर पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती थी, मजबूत क्षमताएं रखती थी और शालीनता से सुंदर थी। उनके बेटे के लिए एक दमदार मैच। वह कमीना आकाश गुल जैसी किसी से शादी करने लायक नहीं था। उसका मुकाबला प्रीति, नैना जैसी गांव की निम्न महिलाओं के साथ किया जाना चाहिए। लगता है कि उन्हें नैना को जल्दी से घर लाना होगा, उसे ठीक से प्रशिक्षित करना होगा और फिर उसे आकाश के बिस्तर पर भेजना होगा ताकि वह उसका बच्चा पैदा कर सके। तब तक श्रीवर्ण का शायद गुप्ता परिवार की सम्मानित बड़ी बेटी से शादी करने पर जोर देने का चेहरा नहीं होगा, है ना? श्रीमती वर्मा अपने विचारों में इतनी मग्न थी कि उन्होंने अपने बेटे को उन्हें बुलाते हुए भी नहीं सुना। शौर्य ने आखिरकार अपनी आवाज ऊंची की। शौर्य, माँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम क्यों हैरान हो? श्रीमती वर्मा आखिरकार वास्तविकता में वापस आई। श्रीमती वर्मा, ओह बेटा, तुमने अभी क्या कहा? माँ ने साफ नहीं सुना। शौर्य, मैंने कहा एक ड्राइवर भेजो आस्था को लेने के लिए। ये कहानी आपके सभी निर्देशों और नाम परिवर्तन की सूची का सख्ती से पालन करते हुए बिना किसी शीर्षक या अतिरिक्त टिप्पणी के स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं शौर्य और आस्था के मिलन के साथ कहानी को आगे बढ़ाऊं या आकाश के अगले कदम पर ध्यान केंद्रित करूं? ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जीएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जीएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।